रिकॉर्ड कर देना बेटा। चलो उसको ऑफ कर दो, इसको जला दो। फर्स्ट वाला लाइट जला दो इधर से, फर्स्ट वाला लाइट जलाओ। सुबह सुबह टेम्पल में काहे आ जाता है, तो ऐसा ही ठंडा है साला, इतना नहाने में हाल खराब हो रहा है आदमी का। सोने वाले दिन तुम लोग को बुला लिए हैं। कितना कष्ट है जिंदगी में। मम्मी बोलती आज कौन आदमी 6 बजे उठता है, जो है हम नहीं उठना पड़ेगा। चलो भाई, जागने में 2 मिनट लगेगा अभी तो। अरे साला यहाँ शुरुआत नहीं हुआ कि तुम आसमान देने लगता है। क्या नहीं चल रहा है वीडियो, क्या इसी की सही से। हाँ करो। क्या खाओगे? विशेष को ले लेना। आप क्या मंगाए? जो आप मंगाए सर आपको तो बोले थे घर के बगल से लेते हैं। आप लेके आते सर। अबे सुबह सुबह 6 बजे कौन कर हुक्का पीता है? हाँ 8 बजे हुक्का पीना है? हाँ अभी बता देते 5 मिनट का गैस तो रखते थे मेरा। तुमको तो ये एक्सपीरियंस है। हो गया, स्टार्ट हो गया। चलो रिकॉर्ड कर। और इधर घसको, इधर घसको दो। ठीक है चल भाई, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ध्यान से पढ़ लेना। ठीक है, काहे ध्यान से पढ़ लेना क्योंकि जो लोग एमबीए में जाएगा, ठीक है, यहीं से कमाएगा। एमबीए का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। और सीए वाले लोग के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट पूरा का पूरा। मतलब एनालिसिस ही है, आगे चल के एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ही स्कोप है। बाकी जो मुनिया जो हम लोग ये सब काम कर रहे थे 11th-12th में, बनियागिरी वाला, ठीक है, वो लिखने वाला, जर्नल, लेजर, ट्रायल, वो सब तो आप सॉफ्टवेयर कर देता है, ठीक है। वो सब अपने को नहीं करना होता, अपने को काम कहाँ करना होता है, अपने को काम यहाँ करना होता है, ठीक है। एनालिसिस, एनालिसिस में बहुत सारा टूल होता है, ठीक है। एक जो हम लोग ये पढ़ रहे हैं टॉपिक, तो पूरा बुक ही तुम्हारा नाम क्या है बुक का? एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अभी जो हम लोग ये पूरा चैप्टर कर गए, जो लास्ट वाला चैप्टर कैश फ्लो स्टेटमेंट का कर गए हम लोग पूरा, वो भी एक एनालिसिस का टूल था, ठीक है। उसमें हम लोग क्या एनालाइज कर रहे थे? उसमें हम लोग सोर्स एंड एप्लीकेशन ऑफ कैश फंड एनालाइज कर रहे थे, ठीक है। चैप्टर मैंने आपको डायरेक्टली जो बता दिया, पढ़ा दिया, आपने बना लिया, ठीक है। वो बेसिकली था क्या, वो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनता क्यों था? तो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनता था ये एनालिसिस करने के लिए कि मेरा सोर्स ऑफ फंड कहाँ कहाँ से है और मेरा एप्लीकेशन ऑफ फंड कहाँ कहाँ पे है, ठीक है। अब ये अकाउंटिंग रेशियो चैप्टर क्या कहता है? तो अकाउंटिंग रेशियो चैप्टर आपके पूरे 11th और 12th के अकाउंट्स की समझ को एक जगह इकट्ठा कर देता है, ठीक है। आपको 2 चीजों के बीच में घूमना है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बेसिकली 2 चीजें होती हैं। पहली चीज क्या होती है? पहली चीज होती है बैलेंस शीट, और दूसरी चीज क्या होती है? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जितने एलिमेंट्स होते हैं, उन एलिमेंट्स के डिफरेंट एलिमेंट्स का जब हम लोग रेशियो निकालते हैं, जब हम लोग कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि हम लोग अकाउंटिंग रेशियोज पढ़ रहे हैं। अकाउंटिंग रेशियोज डिफरेंट सेगमेंट में डिफरेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के डिफरेंट एलिमेंट्स को हम लोग एक दूसरे के साथ में कंपेयर करके डिफरेंट टाइप ऑफ एफिशिएंसीज, प्रोडक्टिविटी, प्रॉफिटेबिलिटी, ठीक है, इन पे कमेंट करते हैं। आपका काम क्लास 12 के अंदर सिर्फ रेशियोज कंप्यूट करना है, ठीक है। इन पे कमेंट करने का काम, कमेंट करने का मतलब होता है कि इस रेशियो से क्या अपन समझ आता है अपन को, इस रेशियो से क्या अपने को समझ में आता है, ये आपको क्लास 12 में जानना है, ठीक है। और
किसी पार्टिकुलर एंटरप्राइज या किसी पार्टिकुलर इंडस्ट्री या कंपनी का अकाउंटिंग रेशियो कंप्यूट करके उस कंपनी का स्ट्रक्चर, उस कंपनी का परफॉर्मेंस, उस कंपनी की इफिशियंसी, उस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी क्या है और कैसी है और उससे क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है, ये आपको आगे बीबीए और एमबीए अगर आप फाइनेंस से करते हैं, फाइनेंस से करें चाहे किसी भी चीज से करें, आपको ये एक कॉमन पेपर है अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में स्टेटमेंट एनालिसिस, वो आपको करना पड़ेगा, हार्डकोर एनालिसिस आपको करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब कि आपके पास में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होंगे और वहां आपको कमेंट करना पड़ेगा, तो कमेंट करने से पहले वहां पे आपको रेशियोज कैलकुलेट करना आना चाहिए। और अगर आप क्लास 12 में रेशियो कैलकुलेट करना सीख गए हैं तो आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग का बीबीए और एमबीए का पेपर भैया निकल गया एकदम आराम से, एकदम मक्खन, कहीं कुछ दिक्कत आपको नहीं आएगी, ठीक है। सर हमें मार्केट फील्ड में क्या करना है, प्रैक्टिकल फील्ड में क्या करना है, तो प्रैक्टिकल फील्ड में आपको इन्हीं अकाउंटिंग रेशियोज पे काम करना है, ठीक है। बीइंग अ मैनेजमेंट ट्रेनी अगर आप काम करोगे कहीं भी तो आपको अकाउंटिंग की हुई मिलेगी। अकाउंटिंग किनके द्वारा की हुई मिलेगी, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के द्वारा अकाउंटिंग की हुई वेरीफाइड मिलेगी। जो मैनेजमेंट वाले बच्चे होंगे उनको सिर्फ उसके ऊपर कमेंट करना है, उसके हिसाब से पॉलिसीज डिजाइन करनी है, उसके हिसाब से स्ट्रेटेजीज डिजाइन करनी है। तो आपको परफॉर्मेंस अप्रेजल के लिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी इंडस्ट्री में अकाउंटिंग रेशियोज की समझ होनी चाहिए, और अकाउंटिंग रेशियोज की समझ उसी को हो सकती है जिसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट की समझ है। ऐसा नहीं है कि अकाउंटिंग रेशियो में किसी ने कंप्यूट कर दिया 2:1 तो तुम 2:1 लेकर कूदने लगोगे, ठीक है। जब तक तुमको पता नहीं चलेगा कि ये 2:1 किस चीज का रेशियो है, किन दो फिगर्स का कॉम्बिनेशन है, किन दो फिगर्स के बीच में रिलेशनशिप स्टैब्लिश हो रही है और इनके रिलेशन से अपने को क्या फर्क पड़ने वाला है या नहीं फर्क पड़ने वाला है, आप स्ट्रेटेजी और एनालिसिस नहीं कर सकते, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि आपका जो ओवरऑल समझ है, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, वो मजबूत होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि भाई हमारे बैलेंस शीट के अंदर क्या क्या आइटम्स होते हैं, हमें पता होना चाहिए कि हमारे पीएनएल अकाउंट के अंदर क्या क्या आइटम्स होते हैं। और अगर ये दोनों बातें पता है तो फिर काम बहुत ही आसान है। क्या है, आप अपने को रेशियोज में कितने एलिमेंट्स चाहिए, जब भी किसी फिगर की रेशियो दो एलिमेंट चाहिए होते हैं, एक न्यूमरेटर का एलिमेंट होता है, एक डिनोमिनेटर का एलिमेंट होगा। बात समझ में आती है। जैसे मैंने बोला कि किसी फिगर की रेशियो निकालनी है तो 2/1 कितना एलिमेंट चाहिए, दो एलिमेंट चाहिए। मतलब इस पूरे अकाउंटिंग रेशियो के चैप्टर में जब हम एनालिसिस करेंगे तो हमारे पास में कितने कंपोनेंट होंगे, एनालिसिस का दो कंपोनेंट होगा, रिलेशनशिप भी कितने कंपोनेंट पे एस्टैब्लिश होगा, दो कंपोनेंट पे एस्टैब्लिश होगा। और वो दो कंपोनेंट कहां से आएंगे, कहां से आएंगे, वो जो फिगर होंगे, वो दो फिगर्स जो होंगे, मान लो कि 2000 और 1000, ठीक है, ये फिगर कहां से आएगी, इन्वायरमेंट से उठ के तो नहीं चली आएगी अपने पास में, ये फिगर्स कहां से आएंगी, तो ये फिगर्स आपकी आएंगी या तो आपके बैलेंस शीट, इसके अलावा कहीं तीसरी जगह से कोई फिगर आएगी क्या, इसके अलावा तीसरी जगह से कोई फिगर ही नहीं आएगी। अब आपका जो रिलेशनशिप एस्टेब्लिशमेंट का क्राइटेरिया हो सकता है अकाउंटिंग, एकदम सीधे स्लिक समझते चलो, ठीक है। अकाउंटिंग रेशियोज में अगर आपके रिलेशनशिप एस्टेब्लिशमेंट का कोई क्राइटेरिया हो सकता है तो वो क्राइटेरिया कैसा हो सकता है, मतलब डिनोमिनेटर की फिगर या तो बैलेंस शीट की हो और न्यूमरेटर की फिगर भी बैलेंस शीट की हो, डिनोमिनेटर की भी फिगर बैलेंस शीट की हो, ठीक है। तो वैसे रेशियोज को हम क्या बोलेंगे, बैलेंस शीट रेशियोज। मतलब जहां पे रिलेशनशिप के वेरिएबल्स कहां से उठाए जा रहे हैं, बैलेंस शीट से उठाए जा रहे हैं। अगर रिलेशनशिप के दोनों वेरिएबल्स एसपीएल से उठाए गए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्टिविटी रेशियो, क्योंकि एक्टिविटी का सारा, परफॉर्मेंस का सारा खाका कहाँ लिखा होता है, एसपीएल के अंदर, ठीक है। हम एग्जांपल भी देते चलते हैं। अगर मैंने तुमको बोला कि एक रेशियो कंप्यूट करो करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, इट इज व्हाट टाइप ऑफ रेशियो, इज इट अ बैलेंस शीट रेशियो और इट्स एसपीएल रेशियो, एकदम इजी है। नेक्स्ट मैंने बोला जीपी रेशियो कैलकुलेट करो, ठीक है, ये 100% कहां से है, एसपीएल से है। जीपी भी अपने को एसपीएल से मिलेगा, सेल्स भी अपने को कहां से मिलेगा, एसपीएल से मिलेगा, गुना 100। तो पहला कंसेप्ट क्या हुआ, पहला कंसेप्ट या तो आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अकाउंटिंग रेशियो का दोनों कहां से मिले, बैलेंस शीट से, या दूसरा क्राइटेरिया आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अपने रेशियो कैलकुलेट करने का दोनों एसपीएल से मिले, या क्रॉस। क्रॉस का मतलब समझ लो, एक फिगर मिले बैलेंस शीट से और दूसरी फिगर मिले एसपीएल से, डेटा टर्नओवर रेशियो, ठीक है। एक तीसरा एग्जांपल दे रहे हैं, डेटा टर्नओवर रेशियो। तो डेटा टर्नओवर का डेटर कहां से मिलेगा,
बैलेंस शीट से। और टर्नओवर के लिए सीओजीएस कहाँ से मिलेगा? सीओजीएस याद होगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कहाँ से निकालते थे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड? एसपीएल से निकालते थे। तो 3 ही तरीके का रेशियो बन सकता है भाई, चौथा कोई तरीके का रेशियो बन सकता है। मतलब कि जितने नाम हो जाएं, ठीक है, जितने दो फिगर्स के बीच में रिलेशन हो जाए, वो फिगर तो 3 ही जगह से आ सकती है, ठीक है। या तो दोनों फिगर्स बैलेंस शीट से आएगी, या तो दोनों फिगर एसपीएल से आएगी, या एक फिगर बैलेंस शीट से आएगी और दूसरी फिगर एसपीएल से आएगी, ठीक है। या तो फिगर डायरेक्टली दी हुई होगी, या तो फिगर डायरेक्टली दी हुई होगी, जैसे करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटीज। बैलेंस शीट में देखेंगे करंट एसेट की क्या फिगर है, बैलेंस शीट में देखेंगे करंट लायबिलिटीज की क्या फिगर है, दोनों को डिवाइड कर देंगे, रेशियो के फॉर्म में आंसर लिख देंगे, ठीक है। अब ये रेशियो क्या बताता है नहीं बताता है वो अलग सी बात है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। लेकिन करना तो इतना ही है, या तो फिगर सीधी दी होगी, या तो फिगर किसी ना किसी ऐसे उलझे हुए तरीके में दी होगी जिसको हम लोगों को सुलझा के कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। और कैलकुलेट करके फिर उसको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल सीओजीएस, डेटर टर्नओवर रेशियो में डेटर तो सीधा मिल जाएगा। कहाँ से मिल जाएगा डेटर? बैलेंस शीट से मिल जाएगा। लेकिन सीओजीएस तो सीधा नहीं मिलेगा। सीओजीएस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक करके सीओजीएस का वैल्यू क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो या तो डायरेक्ट फिगर या तो कंप्यूटेड फिगर, ठीक है। या तो दोनों ही डायरेक्ट फिगर या तो दोनों ही कंप्यूटेड फिगर, या तो एक डायरेक्ट फिगर एक कंप्यूटेड फिगर। लेकिन पूरा का पूरा ये जो रिवॉल्व कर रहा है मामला, ये कहाँ रिवॉल्व कर रहा है? ये एसटीएल और बैलेंस शीट में रिवॉल्व कर रहा है। और इन्हीं दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बोलते हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के डिफरेंट एलिमेंट्स का जब हम रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करते हैं, ताकि हम बिजनेस की इफिशियंसी, प्रॉफिटेबिलिटी, वर्किंग नेचर या इनसे अलावा और अपनी जरूरत की जो भी चीजें पता कर पाए, ठीक है, उस रेशियो को, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं कि हम लोग अकाउंटिंग रेशियोज क्या कर रहे हैं, डिटरमाइन कर रहे हैं, ठीक है। अब आपको जो चीज पता लगाना होगा वो सी वाली अकाउंटिंग रेशियो आपको क्या करनी पड़ेगी, निकालनी पड़ेगी। जैसे मैंने बोला कि भाई अपने को ये पता लगाना है कि पिछले साल हमने क्या कमाया था और इस साल हमने क्या कमाया है, इन दोनों के बीच में कंपैरिजन करना है, ठीक है। तो भाई पिछले साल का एनपी रेशियो, इस साल का एनपी रेशियो, ठीक है। पिछले साल का नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100, इस साल का नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100, आपको फिगर कंपेयर करके पता चल जाएगा। पिछले साल हमने 80% कमाया, इस साल हमने 40% कमाया, तो क्यों गड़बड़ हो गया, बात समझ में आ रहा है? या जो भी है, जो भी कंपैरिजन के लिए आप फिगर्स यूज करना चाहते हैं। तो सबसे पहले मामला इतना सा है कि भाई आपको बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ रेशियोज समझाए जाएंगे, ठीक है, और आपको उनकी एप्लीकेबिलिटी समझाई जाएगी कि ये रेशियो निकालने का क्या फायदा है, इस रेशियो से हम क्या पता लगा सकते हैं, ठीक है। आपको अगर ये बात समझ में आ गई तो बस हो गया, मामला खत्म। इतनी सी बात करनी है अपने को पूरे रेशियो चैप्टर में। आई तो हम लोग कितने तरह के रेशियोज पढ़ते हैं, इनका एक हम आपको आइडिया दे देते हैं, ठीक है। अभी हम ये बेसिक आपको नहीं समझाने जा रहे हैं, ये जो थ्योरीज वगैरह लिखी हुई है पूरी की पूरी, हम आपको बस ये एक बात समझा देते हैं, ये समझना जरूरी होता है। ये आपको ऐसे जो बच्चे बचपन से सब लोग मैथ्स पढ़ते चले आ रहे हैं, आप सबको पता है कि कैसे डिफाइन किया जाता है। बोलता है अकाउंटिंग रेशियोज को डिफाइन करने का 4-5 तरीका है, 4-5 तरीके से रेशियो एक्सप्रेस होता है, ठीक है। पहला तरीका प्योर रेशियो, जब हम लोग बात किस चीज में करते हैं, रेशियो के टर्म्स में बात करते हैं, मतलब 2/3, 5/4, 5, जिसको हम लोग इस-टू बोलते हैं, 2:3, 1:3, 5:3, या तो अपना आंसर इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, ठीक है। कुछ रेशियोज का आंसर किस फॉर्म में लिखा जाता है, परसेंटेज फॉर्म में, जैसे जीपी रेशियो, एनपी रेशियो, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ठीक है। ये सारे किस फॉर्म में लिखे जाते हैं, परसेंटेज के फॉर्म में लिखे जाते हैं। कुछ रेशियो टाइम्स के फॉर्म में लिखा जाता है, मतलब कि एक फिगर दूसरे फिगर का कितना गुना है, ठीक है। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था आईसीआर, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, ठीक है। आईसीआर क्या होता है, मतलब कि हमारे पास कितना इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन है और कितना हमारा प्रॉफिट है, तो हमारा प्रॉफिट हमारे इंटरेस्ट का कितना गुना है, कितना ज्यादा है, तो या तो टाइम्स फॉर्मेट में लिखते हैं, और या नहीं तो लास्ट में आप क्या करते हैं, डेसिमल के फॉर्म में, फ्रैक्शन फॉर्मेट में लिखते हैं। तो रेशियो लिखने का अपना कितना तरीका है, 4 तरीका है। और स्पेसिफिक अलग अलग रेशियोज अलग अलग फॉर्मेट में लिखे जाते हैं। जैसे अब आप बात करें करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, ठीक है, हमेशा किस फॉर्म में लिखा जाता है, प्योर रेशियो के फॉर्म में लिखा जाता है। जीपी रेशियो बताई दिया, परसेंटेज के फॉर्म में, आईसीआर टाइम्स के फॉर्म में, फ्रैक्शंस के फॉर्म में डीटीआर लिखा जाता है, डेटर टर्नओवर रेशियो लिखा जाता है, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो लिखा जाता है, ये सारे फ्रैक्शंस के टर्म में लिखे जाते हैं, ठीक है। तो अभी
सबसे पहले ये जानना जरूरी कि रेशियो लिखने का कितने तरह का तरीका होता है, ठीक है, क्योंकि हर रेशियो हर तरह से लिखा जाता है, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गई बात। अब एक बार देख लेते हैं मीनिंग ऑफ रेशियो एंड अकाउंटिंग रेशियो क्या बोलता है। बोलता है रेशियो क्या है, एक अरिथमेटिकल एक्सप्रेशन है जो शो करता है क्या, रिलेशनशिप बिटवीन टू इंडिपेंडेंट और रिलेटेड आइटम्स, टू इंटरडिपेंडेंट और रिलेटेड आइटम्स। जब भी रेशियो निकालना होगा, ठीक है, दो चीजें जो होंगी वो एक दूसरे से के साथ में इंटरडिपेंडेंट होनी चाहिए। मतलब अगर दो कोई ऐसी चीजें होंगी जिनका किसी भी हाल में कोई कनेक्शन नहीं है, वैसी चीजों का रेशियो नहीं निकाला जा सकता, ठीक है। तो एक ये बात हो गई कि रेशियो निकालने के लिए हम लोगों को सबसे पहले ये देखना जरूरी होगा कि क्या वेरिएबल्स की इंटरडिपेंडेंसी है या वेरिएबल्स की इंटरडिपेंडेंसी नहीं है। अगर वेरिएबल की इंटरडिपेंडेंसी नहीं है तो उस रेशियो को कैलकुलेट करने का कोई फायदा ही नहीं है, बिकॉज वो रेशियो आपको कोई जवाब नहीं देगी, ठीक है, वो रेशियो कुछ एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो अर्थमेटिकल एक्सप्रेशन होना चाहिए दो रिलेटेड आइटम्स का when calculated on the basis of accounting information। और ये जो आपको मिलेंगे इंटरडिपेंडेंट वेरिएबल्स, ये आपके अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से निकलेंगे, और अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से निकालने के लिए आपके पास वो जो स्टेटमेंट होगा वो या तो बैलेंस शीट होगा या क्या होगा, एसपीएल होगा, ठीक है। दे आर कॉल्ड द अकाउंटिंग रेशियोज। अकाउंटिंग रेशियोज मे बी एक्सप्रेस्ड एज एन अर्थमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन टू अकाउंटिंग वेरिएबल्स। नॉर्मल रेशियो में नॉर्मल वेरिएबल्स, ठीक है, अकाउंटिंग रेशियो में वो वेरिएबल्स क्या हो जाएंगे, अकाउंटिंग वेरिएबल्स हो जाएंगे। उसके बाद अकाउंटिंग वेरिएबल्स को एक्सप्रेस करने का कितना तरीका हो गया, तो या तो रेशियो के फॉर्म में, या नंबर ऑफ टाइम्स के फॉर्म में, या परसेंटेज के फॉर्म में, या फ्रैक्शन के फॉर्म में, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे ऐसे ही हमारे आंसर निकलेंगे। आई नेक्स्ट, अब बोलता है हम लोग जो ये काम कर रहे हैं, आप जब इसको बीबीए और एमबीए में पढ़ेंगे, मैनेजमेंट में जब आप पढ़ेंगे या चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स आगे परस्यू करेंगे उसमें पढ़ेंगे, तो चैप्टर अकाउंटिंग रेशियो के नाम से नहीं आएगा। चैप्टर सब आपका किस नाम से आएगा, एनालिसिस। इसका मतलब अभी यू आर नॉट गोइंग टू डू द एनालिसिस। अभी आपको क्या सीख के रख लेना है कि भैया रेशियो निकलता कैसे है, और वहां उसमें एक स्टेप और बढ़ जाएगा, क्या आपको रेशियो निकालना भी पड़ेगा और फिर उस पर कमेंट भी करना पड़ेगा, उसको एनालिसिस भी करके बताना पड़ेगा, ठीक है। तो रेशियो एनालिसिस क्या है, बोलता है एन एनालिसिस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग रेशियो इज टर्म्ड एज द रेशियो एनालिसिस। अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के को एनालाइज करना, उसके परफॉर्मेंस को, उसके पोजीशन को एनालाइज करना, कैसे, किस आधार पे, तो अकाउंटिंग वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश कर करके जब आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स की एनालिसिस करते हैं, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग रेशियो एनालिसिस बोलते हैं या रेशियो एनालिसिस बोलते हैं। जैसे मैंने बोला, आपने जो पढ़ा हुआ है उसी से एग्जांपल दे रहा हूं, मैंने बोला डेट इक्विटी रेशियो, ठीक है। क्या एनालिसिस करते हैं हम कि व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ डेट एंड इक्विटी इन आवर कैपिटल स्ट्रक्चर, हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर में कितना डेट है, कितना इक्विटी है, इस चीज को जानने के लिए जो हम लोग रेशियो निकालते हैं उसको हम लोग बोलते हैं अकाउंटिंग रेशियो। और एनालिसिस करके रेशियो आया डेट इक्विटी रेशियो 2:1, और हम लोग क्या एनालिसिस करते हैं, 2:1 का क्या एनालिसिस होगा, इफ डेट इक्विटी रेशियो कम्स टू 2:1 व्हाट विल बी द एनालिसिस, मतलब इन द कैपिटल स्ट्रक्चर द अमाउंट ऑफ डेट इज जस्ट डबल ऑफ द अमाउंट ऑफ इक्विटी, हो गया एनालिसिस, ठीक है। हाँ, इससे और अपर एनालिसिस करना है तो हम लोग जब रेशियोज देखेंगे तो समझेंगे कि कौन से रेशियो का क्या एनालिसिस हो रहा है, ठीक है। अब जैसे डेटर टर्नओवर रेशियो, डेटर टर्नओवर रेशियो क्या एनालिसिस करके देगा, क्यों डेटर टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करते होंगे, आइए बाबू। टोटल टर्नओवर में कितने डेटर होते हैं, डेटर टर्नओवर रेशियो, how the data is turning over means how capable you are that you are collecting the what money from the data। डेटर का टर्नओवर होना मतलब कि क्या ज्यादा डेटर्स आपके पास में पड़े हुए हैं, ठीक है, या कम, हाउ यू आर टर्निंग ओवर द डेटर्स अराउंड द फाइनेंशियल ईयर, इट मींस इट शोज योर कलेक्शन इफिशियंसी। अगर डेटर टर्नओवर रेशियो हाई है मींस योर कलेक्शन इफिशियंसी इज स्ट्रांग,
इफ डेटा टर्नओवर रेशियो इज लो, मतलब पैसा आपका कहाँ फंसा हुआ है? डेटर्स के पास फंसा हुआ है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आप कनेक्ट करने लगोगे, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, व्हाट इज योर सेलिंग एफिशिएंसी? If inventory turnover ratio during a particular year is high, it means you are rolling over more and more inventory. It means आपका जो सेल टेक्निक है वो क्या है? अच्छा है। अगर आपका ITR कम है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कम है, इसका मतलब आपका पैसा कहाँ फंसा हुआ है? वर्किंग कैपिटल में, इन्वेंट्री में, ठीक है। अगर आपका ITR स्ट्रांग है, इसका मतलब आप अपने वर्किंग कैपिटल को बहुत अच्छे से क्या करा रहे हो? रिवॉल्व करा रहे हो। तो इन पे कमेंट करना इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ रेशियो एनालिसिस, एंड फॉर दैट यू नीड टू नो द कैलकुलेशन कि हम लोग कैलकुलेट कैसे करेंगे। और कैलकुलेट करने के लिए भैया आपके पास में बेस में क्या होना चाहिए? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जब तक आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं होगा, आप फिगर्स कहाँ से लाएंगे? डेटर की फिगर कहाँ से लाएंगे? इन्वेंट्री की फिगर कहाँ से लाएंगे? बात समझ में आ रहा है? तो ये होता है कंसेप्ट। अब आप बोलेंगे कि सर जितने हमारे पास में वेरिएबल्स हैं अकाउंटिंग स्टेटमेंट के अंदर, जितने वेरिएबल्स हैं, ठीक है, उन सारे वेरिएबल्स से अकाउंटिंग रेशियो बनाया जा सकता है? बनाया जा सकता है, नहीं बनाया जा सकता है? अपने बैलेंस शीट में कितने वेरिएबल्स हैं? अपने बैलेंस शीट में शेयर होल्डर्स फंड, इक्विटी वेरिएबल, प्रेफरेंस वेरिएबल, डेट का वेरिएबल हो गया, ठीक है, शेयर होल्डर्स फंड हो गया, नॉन करेंट लाइबिलिटीज हो गई, करेंट लाइबिलिटीज हो गई, नॉन करेंट एसेट्स हो गए, करेंट एसेट्स हो गए। इतने कंपोनेंट अपने कहाँ हैं? बैलेंस शीट के अंदर। और ऐसे ही फिर हमारे पास में रेवेन्यू हो गया, एक्सपेंसेस हो गया, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हो गया, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हो गया। ये कंपोनेंट हमारे पास कहाँ है? एसपीएल के अंदर। मतलब जितने कंपोनेंट्स हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर हैं, उन सबको यूज करके रेशियो बन सकता है। और यही वजह है कि चैप्टर का लेंथ क्या है? लंबा है। ठीक है, तो अब हम लोग इस चैप्टर को पढ़ेंगे कैसे भाई? तो हम लोग इस चैप्टर को ऐसे पढ़ेंगे कि रेशियोज को डिफरेंट सेगमेंट्स में तोड़ा गया है। ठीक है, एक्टिविटी रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, परफॉर्मेंस रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, मतलब ना यूजेज के हिसाब से हमने रिसोर्सेज का डिफरेंट क्राइटेरिया बनाया है। और हम लोगों को जो चीजें कैलकुलेट करनी होती हैं, हम लोग उस कैटेगरी के रेशियो को कैलकुलेट करते हैं। जैसे मुझे कोई बोलता है कि भाई एक्टिविटी रेशियो निकालना है, तो एक्टिविटी रेशियो का मतलब है कि ये किस चीज का मामला है? परफॉर्मेंस का मामला है। और परफॉर्मेंस कहाँ दिखता है? परफॉर्मेंस कहाँ दिखता है? रेवेन्यू और एक्सपेंसेस के मूवमेंट में परफॉर्मेंस दिखता है। ठीक है, तो हम लोग वहां पे क्या कैलकुलेट करेंगे? एक्टिविटी रेशियो कैलकुलेट करेंगे। बोलता है सॉल्वेंसी, ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी। तो आपको ना अलग अलग रेशियो का नेचर समझना पड़ेगा, और उस एक कंबाइंड सेगमेंट में कितने छोटे छोटे रेशियोज आते हैं ये समझना पड़ेगा। मतलब इफ समवन इज टेलिंग टू यू कि कैलकुलेट द प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, देन व्हाट वुड बी द रेशियोज दैट विल कम अंडर द प्रॉफिटेबिलिटी? कौन से ऐसे रेशियोज कैलकुलेट कर दें कि प्रॉफिटेबिलिटी पे कमेंट किया जा सकता है? बात समझ में आ रही होगी मेरे हिसाब से। ठीक है, कोई बोला कि कमेंट अपॉन द सॉल्वेंसी ऑफ द कंपनी, then you should know ना कि what all ratios should be calculated so that we can comment upon the solvency of a particular business। ठीक है, तो हम लोगों का क्या कोर्स स्ट्रक्चर होगा? अभी हम लोग एक एक करके रेशियो का ब्रॉडर सेक्टर पकड़ेंगे, ठीक है, और उसके बाद उसके अंदर जो स्मॉलर रेशियोज आते होंगे उनको एक एक करके सीखेंगे। जैसे एक्टिविटी पकड़ा तो एक्टिविटी के अंदर जितने रेशियोज कैलकुलेट होते हैं एक एक करके उनको सीखा। सॉल्वेंसी पकड़ा तो सॉल्वेंसी के अंदर जो जो रेशियोज आते हैं उनको सीखा। तो ऐसे ऐसे करके आज हम लोगों का टारगेट है जो सबसे पहला है उसको सीख लेना। ये रहा, मेरे कहने का ये मतलब था। क्लासिफिकेशन और टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग रेशियो, ठीक है, आया। लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियो, एंड लास्ट इज द प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। देन कि इन सारे सेगमेंट्स के अंदर आपको दिख भी रहा होगा कि भाई अलग अलग रेशियोज का नाम आ रहा है, अलग अलग रेशियोज का नाम आ रहा है। तो अपने को पढ़ना ये सारा रेशियो है, ठीक है, लेकिन ये सेगमेंटेशन हो रखा है रेशियोज का। तो एक लेक्चर के अंदर हम ये सीखे, फिर अगले लेक्चर के अंदर हमने ये रेशियो सीखा, फिर उसके अगले ये सीखा, फिर उसके अगले ये सीखा। 4 टाइप के रेशियो सीखे और अपना हाँ
4 टाइप का रेशियो सीखा और एक एक करके फिर हम लोग ऐसे ऐसे करके आगे बढ़ते जाएंगे। अब जैसे यहाँ ध्यान से देखना, लिक्विडिटी रेशियो, ठीक है, एक एग्जांपल देखो लिक्विडिटी रेशियो का, ये रहा करंट रेशियो। बताओ ये बैलेंस शीट रेशियो है या ये एसपीएल रेशियो है? बैलेंस शीट रेशियो। अपने आप कनेक्ट कर जाएंगे। करंट रेशियो यहाँ का हम अगर नहीं कनेक्ट कर पा रहे तो हम फॉर्मूला बता देते हैं। करंट रेशियो निकालने का फॉर्मूला है करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटीज। ये दोनों फिगर्स कहाँ से उठाई जाएंगे? बैलेंस शीट से। तो ये कौन सा रेशियो हो गया? इट्स अ बैलेंस शीट रेशियो। ठीक है, अगला आ जाओ, बोलता है सॉल्वेंसी रेशियो। चेक करो, डेट टू इक्विटी, डेट की फिगर कहाँ से उठाओगे? बैलेंस शीट से। इक्विटी की फिगर कहाँ से उठाओगे? बैलेंस शीट से। क्या तुमको डेट और इक्विटी हमको समझाना पड़ेगा? डेट इक्विटी, बैलेंस शीट में डेट इक्विटी पहचानने आता है कि नहीं आता है? ठीक है, इक्विटी शेयर कैपिटल कहाँ जाएगा? इक्विटी में जाएगा कि डेट में जाएगा? इक्विटी में जाएगा। ये कहाँ से देख के पहचानोगे? बैलेंस शीट में दी होगी ना ये फिगर। डेट में मान लो 10% डिवेंचर से कहाँ जाएगा? डेट में। लॉन्ग टर्म बैंक लोन है, कहाँ जाएगा? डेट में। ठीक है, तो भाई क्या इसको निकाल लेना और क्या करना है? डेट की फिगर उठानी है, इक्विटी की फिगर उठानी है, दोनों को क्या कर देना? डिवाइड कर देना। ठीक, आओ देखो, टोटल एसेट टू डेट रेशियो। क्या ये नाम से समझ में आता है कि कौन सा फिगर उठेगा? टोटल एसेट टू डेट, मतलब एसेट की टोटल फिगर जो बैलेंस शीट के अंदर होगी, दैट अपॉन डेट। क्लियर? आगे बोलता है अब प्रोप्राइटरी रेशियो। ये नहीं समझ में आएगा बिकॉज यहाँ नाम से इस रेशियो का को समझना मुश्किल है। ठीक है, तो भाई इसको अपने को देखना पड़ेगा कि प्रोप्राइटरी रेशियो में हम लोग शेयर होल्डर्स फंड निकालते हैं कि क्या निकालते हैं कि नहीं निकालते। फिर ये तो पढ़ा ही हुआ है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, आईसीआर। ठीक है, कैपिटल स्ट्रक्चर में आईसीआर पढ़ाया था कि क्या आपका ईबीआईटी इतना एनफ है जिससे आप अपने जिससे आप अपने डेट ऑब्लिगेशंस पे इंटरेस्ट पे कर पाएंगे कि नहीं पे कर पाएंगे, तो आईसीआर हो गया। ठीक है, क्विक रेशियो बताएंगे बाबू। क्विक रेशियो क्या होता है? क्विक रेशियो में आपको एक नया एलिमेंट बताएंगे, लिक्विड एसेट। वो भी जानते हैं आप लिक्विड एसेट क्या होता है? लिक्विड एसेट वो होता है जो बहुत रीडली किस चीज में कन्वर्ट हो सकता है? कैश में कन्वर्ट हो सकता है। अब आ गया एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर, एक्टिविटी मतलब कि आपका बिजनेस कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है या नहीं अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, क्या आप सामान सही से बेच पा रहे हैं कि नहीं बेच पा रहे हैं। ठीक है, दूसरा ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो, क्या आपने जो उधार में सामान बेचा है क्या उसका कलेक्शन आप प्रॉपर टाइम से कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तीसरा ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो, क्या आपका जो क्रेडिटर्स है उसको आप टाइमली पैसा पेमेंट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, बिजनेस में जो आपने वर्किंग कैपिटल लगाया हुआ है क्या वो प्रॉपर प्रॉफिट जनरेट करने में हेल्प कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, ये सारा आपका एफिशिएंसी बताता है। ठीक है, आगे आइए। नेक्स्ट कौन सा रेशियो है? प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। बोलता है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो क्या शो करता है? आपके प्रॉफिट कमाने की कैपेबिलिटी को शो करता है। पहला ऑपरेटिंग रेशियो, दूसरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ये ऑपरेटिंग रेशियो जो है ना, ये ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो होता है। ठीक है, वो कॉस्ट नहीं लिखता है, हम आपको जब पढ़ाएंगे तो फिर यहाँ पे आपको लिखवाएंगे कि इसमें कॉस्ट लिखो, ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो। ठीक है, मतलब आपके बिजनेस को चलाने का क्या कॉस्ट है इन कंपैरिजन टू योर सेल्स। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या है इन कंपैरिजन टू योर सेल्स। अच्छा बताओ ये कहाँ की रेशियो होगी? बैलेंस शीट की, एसपीएल की? एसपीएल की। सारा फिगर कहाँ से निकलेगा? एसपीएल से निकलेगा। आगे देख लो, नेट प्रॉफिट रेशियो, कोई दिक्कत? जीपी रेशियो यहीं पे आ जाएगा, कोई दिक्कत? आरओआई तो जानते ही हो, आरओआई क्या होगा इसका फॉर्मूला बताओ? आरओआई का फॉर्मूला क्या होगा? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट, वहीं से आरओआई निकलेगा ना। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मतलब कि टैक्स देने के बाद आपके पास क्या प्रॉफिट बचा, डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, आपने कितना पैसा लगाया हुआ था, इनटू 100 बन जाएगा नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको डिफरेंट सेगमेंट में डिस्ट्रीब्यूटेड है, जिसमें से आज हम लोगों का टारगेट है कि हम लोग लिक्विडिटी रेशियो या शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। आइए अब सबसे पहले ये समझिए कि लिक्विडिटी या शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी
का मतलब क्या होता है, क्योंकि आप अगर मतलब जान जाएंगे तभी आप इसका आगे काम समझ पाएंगे कि कैसे क्यों हम ये रेशियो कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले तो भाई लिक्विडिटी या शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी के अंदर आपको क्लास 12th में सिर्फ 2 रेशियो कैलकुलेट करना है, ठीक है। मतलब आज हम लोगों की पढ़ाई कौन से रेशियो पे होगी, सिर्फ 2 रेशियो पे। पहला कौन सा, करंट रेशियो, और दूसरा कौन सा, लिक्विड रेशियो। दैट्स इट। जितने क्वेश्चन 30 क्वेश्चन के करीब है, 30 इलस्ट्रेशन के करीब, सारे इसी के ऊपर है। ये सब हवा में उड़ने वाला इलस्ट्रेशन है, 2-2 लाइन का, ठीक है। जब फॉर्मूला ही 2-2 लाइन का है, छोड़ देंगे तो आपको नहीं समझ आएगा। अगर हमें लगता है आप इतने तेज है तो आप चले जाइए। सॉल्वेंसी का क्या मतलब होता है? देखिए भाई, अगर आपको बात करना है तो आप जा सकते हो, ठीक है, नहीं तो डिस्टर्ब नहीं कीजिए प्लीज। आपको बात करना, आप बेशक उठिए, बाहर चले जाइए। अगर लगता है आपको कि चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो शांत बैठिए, ठीक है। लिक्विडिटी, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी। शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी का मतलब क्या होता है? सॉल्वेंसी का मतलब, क्योंकि सॉल्वेंसी अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो आपको ये रेशियो नहीं समझ में आएगा कि करंट रेशियो क्यों निकालते। सॉल्वेंसी का मतलब होता है कि यू शुड हैव, या द कंपनी शुड हैव एनफ एसेट्स टू पे ऑफ द लायबिलिटीज। यही होता है सॉल्वेंसी का मतलब। अब देखो, हमको सॉल्वेंसी कैलकुलेट करना है शॉर्ट टर्म का, तो शॉर्ट टर्म में हमारे ऊपर सॉल्वेंसी का प्रेशर कब आ जाएगा, कब लगने लगेगा कि हम इंसॉल्वेंट हो रहे हैं? जब हम अपनी शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज को अपने शॉर्ट टर्म एसेट से पे नहीं कर पाएंगे। हमें ऐसा डर होगा कि भाई हम अपनी शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज को शॉर्ट टर्म एसेट से अगर फाइनेंस नहीं कर पाए तो भाई हम शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी में चक्कर आने लगेगा। बात समझ में आता है? तो भाई उसके लिए हम क्या टेस्ट चेक करेंगे? हम ये टेस्ट चेक करेंगे कि व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ माय करंट एसेट एज इन कंपैरिजन टू माय करंट लायबिलिटी। अगर सिंपल ठेठ भाषा में बात करें कि अगर मेरे पास 2 रुपए का करंट एसेट है और 1 रुपए का करंट लायबिलिटी है, तो क्या मेरे सॉल्वेंसी पे थ्रेट है या मेरे सॉल्वेंसी पे थ्रेट नहीं है? बताओ ना, इसका तो पता नहीं है, क्योंकि 1 रुपए का करंट लायबिलिटी चुकाने के बाद भी मेरे पास 1 रुपए का करंट एसेट क्या हो जाएगा, बचेगा। उस 1 रुपए के करंट एसेट को हम कहां यूज कर लेंगे? शायद ये याद होगा, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। तो अगर आप करंट रेशियो कैलकुलेट कर पाते हैं, देन you are capable enough to comment upon the working capital condition of the business, and if you have enough working capital available with you, then you can say that the business is solvent in the current period. क्या यहां तक बात समझ में आती है? तो अब वर्किंग कैपिटल पे कमेंट करने के लिए या अपनी सॉल्वेंसी पे कमेंट करने के लिए यू शुड नो कि मेरे पास कितना करंट एसेट है, यू शुड नो कि मेरे पास कितना करंट लायबिलिटी है, ठीक है। और जब इसको इन दोनों वेरिएबल्स को कंपेयर किया, मैंने बोला 2:1, 2:1 मतलब 1 रुपए के करंट लायबिलिटी को फाइनेंस करने के लिए मेरे पास 2 रुपए का करंट एसेट है। हम 2 रुपए के करंट एसेट से पैसा निकालेंगे और 1 रुपए की करंट लायबिलिटी क्या कर देंगे, पे कर देंगे। और पे करने के बावजूद भी मेरे पास 1 रुपए का करंट एसेट क्या होगा, बचा रहेगा। एंड दिस शोज दैट कि मेरी पोजीशनिंग, फाइनेंशियल पोजीशनिंग शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म की बात नहीं कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म में मेरी फाइनेंशियल पोजीशनिंग ठीक है। क्या यहां तक बात समझ में आती है कि 1 रुपए पे करने के बाद भी मेरे एसेट्स में इतना पावर है कि वो अभी भी कितना रुपया रखे हुआ है, 1 रुपया, ठीक है। अब बात इस बहस की आती है कि भाई करंट एसेट में मेरा कंपोनेंट क्या है। दिस इज द मैटर ऑफ कंसर्न कि करंट एसेट का मेरा कंपोनेंट कितना हाईली लिक्विड है या हाईली लिक्विड नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल हर्ष अपने बिजनेस का करंट रेशियो कैलकुलेट कर रहा है, ठीक है। अब इमेजिन करना सिचुएशन, इसके पास मान लिया कि 5 रुपए की करंट लायबिलिटी है, ठीक है, ध्यान से 5 रुपए की करंट लायबिलिटी है। और जब ये अपना एसेट, करंट एसेट कैलकुलेट करने बैठा तो इसने देखा कि मेरे पास 11 रुपए का करंट एसेट है।
11 रुपए का करंट एसेट कहाँ है अब मैं ये बताता हूँ। ठीक है, पहले ये देख लो, करंट लायबिलिटी कितना बोला मैंने, कितने रुपए की है, 5 रुपए की। और ये भी बोल दिया कि करंट एसेट 11 रुपए का है। हर्ष ने अपना क्या कैलकुलेट किया, सबसे पहले इसने सीआर कैलकुलेट किया, करंट रेशियो, ये बोलता है CA/CL। ठीक है, इज इट दैट वर्किंग कैपिटल इज एनफ? यस। कितना रुपया वर्किंग कैपिटल इसके हाथ में, 6 रुपया वर्किंग कैपिटल इसके हाथ में। ठीक है, इसने बोला कि 11/5 या 10/5 ही करते हैं, 2 टाइम्स 10 ही रुपया करते हैं, चलो 2 टाइम्स, मतलब मेरे पास तो इतना करंट एसेट एनफ है कि आज के दिन मैं अपनी करंट लायबिलिटी को कितनी बार पे कर सकता हूँ, 2 बार। बात समझ में आता है? ये इसने निकाल लिया, ये इसने कैलकुलेट कर लिया और कैलकुलेट करके अपने पापा को बता दिया, निश्चिंत होकर बैठ गया। अब देखना इसमें एक रिपरकशन आ सकता है। क्या रिपरकशन आ सकता है, क्या आ सकता है बताओ तो सर, क्या आ सकता है? नहीं समझे हम। नहीं, वो सब नहीं, वो करंट एसेट ही है, ऐसा मतलब इतना पढ़ा था 11th 12th में लड़का। ठीक है, करंट एसेट से ही बना रहा था, हम इससे और आगे बढ़ना चाह रहे हैं, इतना तो आप लोग अब सीख गए। आप करंट एसेट में थोड़ी ना लॉन्ग टर्म एडवांसेस को जोड़ दीजिए। करंट एसेट मान लीजिए जो लायबिलिटी वो नहीं है, हम लोग अपना जो करंट एसेट है हम लोग नहीं इजीली वो कर पाते। अब इसमें खेल करते हैं। ठीक है, करंट एसेट 10 रुपए का है हर्ष के पास में, लेकिन 10 रुपए में से 9 रुपया इन्वेंट्री है, 9 रुपया इन्वेंट्री है, इमेजिन कर रहे हो? ठीक है, 9 रुपया इन्वेंट्री है। बताओ अनुज, हम क्यों बार बार इस चीज को फोकस कर रहे हैं कि 9 रुपया इन्वेंट्री है? हाँ ठीक है, बिक करके कैश के रूप में तो नहीं है, और इन्वेंट्री बिकेगा, ये हमारे हाथ में तो नहीं है, ये किसके हाथ में है? कस्टमर के हाथ में। ठीक है, हाँ हाँ, और वो भी डिपेंड करता है ना कि अगर ये लाइट बेचता भी है तो क्या गारंटी है कि वो कैश सेल होगा। अगर मान लिया कि वो क्रेडिट सेल हुआ, ठीक है, तो फिर अब शांत हो जाओ ना, हमको समझाने दो। ठीक है, अब वो मान लो कि क्रेडिट सेल हो गया, 9 रुपए में से मान लो कि 4 रुपए का और क्रेडिट सेल हुआ, तो 1 रुपए का तो कैश था इसके पास, 4 रुपए का मानो वो और सेल हुआ, तो 5 पेमेंट तो हो सकता था, लेकिन इमेजिन कि वो 4 रुपए का सेल क्रेडिट में हुआ हो। ठीक है, तो भाई इन्वेंट्री घटी, लेकिन कैश बढ़ने की जगह क्या बढ़ गया, डेटर बढ़ गया। अब डेटर बढ़ गया तो हम क्रेडिटर बढ़ेगा अनुज बाबू। अच्छा ठीक है, तो डेटर बढ़ गया तो उस डेटर को लेके हम क्या ही कर लेंगे, क्या हम अपनी लायबिलिटी चुका पाएंगे, क्या उससे नहीं चुका पाएंगे। तो आपका करंट रेशियो तो बड़ा बढ़िया शो कर रहा था, लेकिन आपको उसमें देखना पड़ेगा कि करंट रेशियो में जो मैंने करंट एसेट यूज किया है वो कौन सा कंपोनेंट है। Is it a component that is being able or being capable to be converted into cash at a very sudden time, or is it something which is classified under current asset but its liquidity is at max? ठीक है, आप तो देख के कह रहे हो कि मेरे पास बहुत बढ़िया करंट रेशियो है, ठीक है, कि भाई हम 2 टाइम अपनी लायबिलिटी को चुका देंगे। बोलो समझ आ रहा है, नहीं समझ आ रहा है? अगर नहीं समझ में आ रहा तो हम फिर से रिपीट करें। ये जो कनेक्ट कर रहे हैं समझ में आ रहा है ना, सबको समझ में आ रहा है ना? ठीक है, अरे नींद वाला चैप्टर नहीं, बहुत बढ़िया चैप्टर है, सोने वाला चैप्टर नहीं है, अगर आपको समझ में आ जाए तो। ठीक है, बिजनेस यहीं से चलेगा। जो आप लोग कहते हैं कि पापा वाला बिजनेस नहीं करना है, कुछ बढ़िया बिजनेस करना है, तो बढ़िया बिजनेस ऐसे ही चलता है। वहां आपको फिगर्स कैलकुलेट करनी पड़ेंगी, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। ठीक है, तो भाई देखो, अब ये बैठा और सोच रहा है कि यार करंट रेशियो निकालने से अपना काम नहीं चल रहा है, अपने को ना ये एम्बिगस फिगर दे रहा है, दे तो रहा है, कह तो रहा है कि हम सॉल्वेंट हैं, लेकिन जब हम पेमेंट करने चलते हैं तो फिर वही हाथ पैर फूलने लगता है। क्यों? क्योंकि रियलाइजेबल कैश तो पता चलता है 1 ही रुपए का, और अगर सेल कर भी देते हैं तो 4 रुपए का मेरा डीटीआर इतना अच्छा नहीं है। अब डीटीआर समझ रहे हो क्या है? डेटा टर्नओवर रेशियो इतना अच्छा नहीं है मार्केट में कि हम 4 रुपए का जो सेल किए हैं 4 रुपए तुरंत किस चीज में कन्वर्ट हो जाए, कैश में कन्वर्ट हो जाए। तो लो भैया, करंट लायबिलिटी को पेमेंट करने के टाइम फिर अपने को क्या आएगा, टेंशन। ठीक है, तो इसके लिए एक दूसरा रेशियो आ गया, ठीक है, जिसका नाम क्या है, लिक्विड। अब लिक्विड का मतलब समझ में आ रहा होगा। ठीक है, लिक्विड रेशियो या क्विक रेशियो या उसी का तीसरा नाम होता है एसिड टेस्ट रेशियो। अब ये रेशियो क्या होगा, अब दिक्कत क्या आई थी करंट रेशियो के अंदर? करंट रेशियो के अंदर दिक्कत ये आई कि हमने करंट एसेट्स को तो लिया, लेकिन एक्चुअली हम
उन सारे करंट एसेट से अपनी करंट लायबिलिटीज पे नहीं कर पाएंगे तुरंत। हमें ऐसा पैसा देखना होगा, ऐसा एसेट देखना होगा दैट इज आइदर इन द फॉर्म ऑफ कैश और बैंक और इट इज इन द फॉर्म ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज दैट कैन बी इजीली कन्वर्टेड इनटू व्हाट, कैश। तो अब हम अपने करंट लायबिलिटी को छेड़छाड़ करेंगे या करंट एसेट में से कुछ छेड़छाड़ करेंगे? लायबिलिटी तो लायबिलिटी है, ठीक है, उसको तो पे करना है, ठीक है, लेकिन हम छेड़छाड़ अब कहां करेंगे? करंट एसेट से करेंगे, ठीक है। करंट एसेट में से बताओ हम कौन सी चीज हटाएंगे, कौन सी चीज काटेंगे? जो हाईली लिक्विडेबल लिक्विड, हाँ, जिसकी हाई लिक्विडिटी नहीं होगी, जो मार्केटेबल नहीं होगी, वैसे करंट एसेट्स को हम क्या करेंगे? फाइट करेंगे। या सीधे सीधे अगर हम एकदम ठेठ भाषा में बोले तो जो आज से 1 दिन 2 दिन के अंदर पैसा बनाने में हेल्प नहीं करेगा, नहीं कर सकता होगा, वैसे को क्या कर देंगे? फाइट कर देंगे। क्या ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो मान लिया मैंने बोला कि भाई आपके पास में करंट एसेट 9 रुपए का था, 9 रुपए में से आपके पास 4 रुपए का क्या था? करंट एसेट आपके पास 10 रुपए का था, 10 रुपए में से 4 रुपए आपके पास क्या था? मानते हैं इन्वेंट्री था। इन्वेंट्री इज रियलाइजेबल एट द ऑप्शन ऑफ द कस्टमर, नॉट एट द ऑप्शन ऑफ द शॉपकीपर। ठीक है, तो भाई ये 4 रुपया अभी मेरे पेमेंट में किसी काम का नहीं है। क्यों? क्योंकि ये मुझे आज बिक के आज पैसा दे, इस बात की गारंटी नहीं। तो नहीं है, तो भाई जिस बात की गारंटी है उतने ही से कंपेयर करते हैं। तो क्या अभी भी हम ऐसे पोजीशन में हैं कि हम सॉल्वेंट हैं? अब देखो ना, अब चेक करो, हमारे पास एसेट कितने रुपए का? 6 रुपए का। लायबिलिटी कितने रुपए की? 5। तो क्या अभी भी हमारी सॉल्वेंसी बरकरार है या नहीं बरकरार है? है बरकरार। लेकिन हमारी सॉल्वेंसी का पोजीशन क्या हो गया? डाउन हो गया। मतलब ये लिक्विड रेशियो अपन को बताता है कि भाई आप अभी तो सॉल्वेंट हो लेकिन एट द बाउंड्री पड़े हुए हो और आपको जल्दी से जल्दी स्टॉक बेचना पड़ेगा ताकि आप फ्यूचर में वर्किंग कैपिटल निकाल पाओ। बताओ यहाँ पे लिक्विड रेशियो अगर डिटरमाइन करें तो मेरे पास वर्किंग कैपिटल कितना बचा हुआ है? मात्र 1 रुपए। सबको समझ में आ रहा है? 6 रुपए का मेरे पास लिक्विड एसेट है जिसमें से 5 रुपए का लायबिलिटी के लिए 5 रुपए मेरा खड़ा हुआ है, तो भाई अपने पास तो कितना बचा? 1 ही रुपया ना। इज इट अलार्मिंग सिचुएशन? यस। कह रहा है कि भाई जल्दी से जल्दी ये जो बचा हुआ 4 रुपए का एसेट है, बचा हुआ 4 रुपए का जो इन्वेंट्री है, इसको बेचो। नहीं बेचोगे तो कमिंग टाइम में आपको क्या होने वाला है? कैश क्रंच होने वाला है। माइंड में जा रहा है सबके? कोई दिक्कत इसको समझने में? तो ज्यादा कंसाइज, ज्यादा एक्यूरेट, ज्यादा अपडेट ये है या ये? आपके बिजनेस के ज्यादा एक्यूरेट पोजीशन को कौन बताएगा? लिक्विड रेशियो। बोलिए भाई, समझ में आया? नहीं समझ में आया? ये पूरा दोनों रेशियो समझ में आया कि नहीं समझ में आया? अगर आपको कोई बोले कि टेस्ट योर सॉल्वेंसी, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी, ठीक है, अगर लिख के दे दे तो कौन सा रेशियो कैलकुलेट करेंगे? करंट रेशियो। और मोर एक्यूरेट अगर जाना होगा तो कौन सा रेशियो कैलकुलेट करेंगे? लिक्विड रेशियो कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, लिक्विड रेशियो आपको बिल्कुल बता देगा कि भैया कितने रुपए का एसेट हाथ में है, हाथ में, ठीक है, जिससे कि कितने रुपए का लायबिलिटी क्या करना है? पे ऑफ। क्लियर है? दोनों रेशियो क्लियर है? तो बनाना तो कुछ भी नहीं है, रेशियो सिर्फ आपको क्लियर होना चाहिए कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, या तो बाबू इसका 2 तरीका है। पहला तरीका की रटवा दें, करंट एसेट बाय करंट लायबिलिटी, सारा क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर कोई पूछ दिया कि काहे निकाल रहे हो, तो नील बटे सन्नाटा। ठीक है, हम ग्रेजुएशन में सीखे थे कि काहे निकाल रहे हो, निकालने पूरा आता था, 97 नंबर भी आया, 95 नंबर, लेकिन काहे निकाल रहे हो बड़ा मुश्किल है इस चीज को गैदर करना। क्या समझ में आया आपको? करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो से हम ये डिटरमाइन कर पाते हैं कि हमारे पास में इतना एनफ एसेट करेंटली है कि नहीं जिससे हम अपने अभी ओरिजिनेटेड लायबिलिटीज को पे कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। एंड टू बी मोर प्रिसाइज, लिक्विड रेशियो प्रिसाइजली टेल्स अस दैट हाँ भैया हमारे पास में कैश के हाथ में लिक्विड पैसा इतना है कि हम करंट लायबिलिटी पे कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। अगर मैंने बोला 5/5 लिक्विड रेशियो, 5/5,
मतलब उतना ही लिक्विड एसेट मेरे हाथ में है जितना आज मुझे क्या करना था, पे ऑफ करना था। ठीक है, इसका मतलब देयर इज एन अर्जेंट नीड कि बाकी लिक्विड एसेट्स को क्या कीजिए, बाकी करंट एसेट्स को क्या कीजिए, जल्दी से जल्दी कन्वर्ट कीजिए किस चीज में, डेटर से जल्दी पैसा रिकवर कीजिए, बिल रिसीवर से जल्दी पैसा रिकवर कीजिए, इन्वेंट्री को जल्दी सेल आउट कीजिए और कोशिश कीजिए कि कैसे सेल आउट हो, कैश में सेल आउट। ठीक है, ये सब इसके रेफरेंसेस हैं। रेफरेंसेस समझ रहे हैं, मतलब कि ये क्या क्या बातें कहता है, यही कमेंट है, दिस इज द कमेंट। ये जो हम आपको से बता रहे हैं ना, दिस इज एनालिसिस, यही एनालिसिस है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अब बाकी सारा कुछ खेल किस चीज का है, फॉर्मूला का खेल है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए करंट एसेट क्या होता है, आपको पता होना चाहिए करंट लायबिलिटी क्या होता है। क्या ये चीज करंट एसेट में आता है तो उसको ऐड कीजिएगा, डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी कीजिएगा, हो गया बात खत्म। चले अब इलस्ट्रेशन पे चले। करंट रेशियो, या तो लिस्ट को रट्टा मार लो कि भैया ये करंट एसेट होता है, या इतना दिन से जो पढ़े हो तो कम से कम इतना तो नॉलेज हुआ कि क्या करंट एसेट होता है। ठीक है, तो एक दो चीज अगर जो है अदर करंट एसेट में प्रीपेड एक्सपेंसेस आता है, इंटरेस्ट रिसीवेबल आता है, कोई दिक्कत। इंटरेस्ट रिसीवेबल मतलब अक्रूड इंटरेस्ट सबको पता है करंट एसेट होता है। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस जो आपने लिया है या दिया है, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस आपने लिया है या दिया है, करंट एसेट में क्या आएगा, दिया है। सीसी आप सब लोग जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। ट्रेड रिसीवेबल्स सबको पता है, ट्रेड रिसीवेबल्स में क्या क्या चीजें आती हैं, बिल्स रिसीवेबल्स प्लस नेट डेटर आता है, नेट डेटर सबको पता है ना। ग्रॉस डेटर और नेट डेटर के बीच में किस चीज का डिफरेंस होता है, हाँ प्रोविजन का, गुड। ठीक है, चलो इन्वेंट्री में बस थोड़ा सा एक पेज है। ठीक है, कि इन्वेंट्री एक्सक्लूडिंग लूज टूल्स, स्टोर्स एंड स्पेयर्स। ठीक है, ये इसका रीजन बता देते हैं। लूज टूल्स और जो स्टोर स्पेयर्स है ये बिकता नहीं है, लेकिन ये इन्वेंट्री का हिस्सा होता है। ठीक है, लूज टूल्स, स्टोर्स एंड स्पेयर्स यूज होता है आपके बिजनेस में। ठीक है, लेकिन ये इसको इन्वेंट्री में ही रखते हैं, इसीलिए इसको एक्सक्लूड कर देते हैं, बिकॉज ये आपको कैश जनरेट करके नहीं देगा। क्लियर है, बात समझ में आता है। आगे बढ़ते हैं। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज का नाम आप लोग सुन चुके हैं कहाँ, सीएसएस में। ठीक है, करंट इन्वेस्टमेंट का नाम आप सुन चुके हैं कहाँ, सीएसएस। तो इसमें मेरे ख्याल से आपको कहीं कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ऐसे भी इतना आपको पता है कि क्या चीजें होती हैं करंट एसेट। ठीक है, सिर्फ ध्यान क्या रखेंगे बेटा, ध्यान ये रखेंगे कि लूज टूल्स और स्टोर एंड स्पेयर्स अगर कहीं दिखेगा तो उसको इन्वेंट्री की वैल्यू से अपने को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। रीजन आपको बता दिया, वो पैसा जनरेट करके नहीं देगा। करंट लायबिलिटीज आप चेक कर लीजिए, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेबल्स, अदर करंट लायबिलिटीज में क्या आ गया, करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट आ गया, इंटरेस्ट अक्रूड आ गया, बाकी चीजें नॉर्मल है, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस आ गया। ठीक है, तो ये बहुत इजी कंसेप्ट है, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको ये चीज याद होनी चाहिए, याद होगी तभी बनेगा, नहीं याद होगी नहीं बनेगा। ठीक है, और इससे आसान कोई दूसरा रेशियो नहीं है, सबसे आसान रेशियो है ये दोनों, करंट रेशियो, लिक्विड रेशियो। आइए अब एक पॉइंट यहां पे पढ़ लिया जाए, बस थोड़ा सा और आपको 5 मिनट और सुनना पड़ेगा, फिर हम लोग बनाने का क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी इसमें से ये बात हम कर चुके हैं, लेकिन एक बार तभी भी देख लेते हैं। आइडल रेशियो, आइडल करंट रेशियो बोलता है 2:1 होना चाहिए। आइडल का मतलब स्टैंडर्ड रेशियो क्या होना चाहिए, 2:1 होना चाहिए। मतलब हर 1 रुपया करंट लायबिलिटी पे आपको कितना रुपया करंट एसेट होना चाहिए, 2 रुपये। क्लियर, मतलब हमेशा करंट एसेट आपका करंट लायबिलिटी का क्या होना चाहिए। इंटरप्रिटेशन समझ में आता है ना, ये सारा 2:1 का क्या इंटरप्रिटेशन है कि भैया 1 रुपया करंट लायबिलिटी अगर है तो उसके बदले हमारे पास में कितना करंट एसेट होना चाहिए, 2 रुपया करंट एसेट होना चाहिए। अगर ऐसा सिचुएशन है, इट इज स्टैंडर्ड। इससे ऊपर अगर है, इफ द रेशियो कम्स टू 3:1, बताओ थोड़ा दिमाग लगाओ, अच्छा है क्या, अरे स्टैंडर्ड से बढ़िया कुछ भी नहीं अच्छा है। ठीक है, आपका पैसा करंट एसेट में फंसा हुआ है, उसी का एक एग्जांपल इन्होंने दे दिया कि सेल्स नहीं हो रहा। ठीक है, मतलब ये पूरा कनेक्ट नहीं कर पाए, लेकिन उसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट कनेक्ट कर गए कि सेल नहीं हो रहा था, करंट एसेट फंसा हुआ है। ठीक है, मतलब अ रेशियो विच इज मोर देन द आइडल रेशियो। ध्यान से समझिएगा, 3:1 ये सब आपको करना पड़ेगा, इससे भागिएगा नहीं। ठीक है, भागिएगा अगर तो भाई आगे लाइफ में प्रॉब्लम होगा। करंट रेशियो बोलता है 3:1, इसको इंटरप्रेट करो, क्या कहना चाहता है, बोलो ऋषभ क्या कहना चाहता है 3:1 करंट रेशियो।
तीन गुना ज्यादा एसेट है, मतलब एसेट आप 3 गुना ज्यादा क्यों रखे हुए हैं अगर स्टैंडर्ड 2 गुना है तो? क्योंकि या तो आपका स्टॉक नहीं बिक रहा है, आपने ओवर स्टॉकिंग कर रखी है, समझ आ रहा है, या तो आपका डेटर मैनेज नहीं हो रहा है सही से, आपने डेटर ज्यादा मार्केट में फंसाए हुए, या आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसके पास में इनफ कैश बैलेंस है, क्योंकि करंट एसेट बढ़ेगा तो इन्हीं 3 वजह से ना बढ़ेगा। बात समझ आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है? और चौथा ये भी है कि भाई आप एक प्रूडेंट गिवर नहीं है। प्रूडेंट गिवर का मतलब होता है आप अपने क्रेडिटर को फंसा के रखते हैं। कैसे? अगर आपके पास में करंट एसेट्स ज्यादा हैं और करंट लायबिलिटी एग्जिस्ट कर रही है तो क्रेडिटर को देके हटाइए ना, काहे फंसाए हुए हैं? बात समझ आ रहा है, नहीं समझ आ रहा है? ठीक है, तो उसमें से एक एस्पेक्ट उसने बोला कि आप सेल नहीं सही से कर पा रहे हैं। दूसरा एस्पेक्ट मैंने जोड़ा, करंट एसेट बढ़ा होने का ये भी केस हो सकता है कि आपने डेटर को सही से कलेक्ट नहीं किया। तीसरा ये भी केस हो सकता है कि आपने बहुत ज्यादा प्रीपेड एक्सपेंसेस करके रखा हुआ है, क्योंकि ये सारे ही तो डेटर हैं। बात समझ में आ रहा है? चौथा ये भी हो सकता है, देखो 2 तरफ मामला हो सकता है, रेशियो का मामला कितनी तरफ हो सकता है? 2 तरफ। या तो करंट एसेट आपने बढ़ा रखा है, मतलब एसेट के कंपोनेंट में कहीं गड़बड़ी आ रही, या तो लायबिलिटी के कंपोनेंट में कहीं गड़बड़ी आ रही। क्योंकि रेशियो किन 2 चीजों से फर्क पड़ रहा है रेशियो को, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। तो या तो करंट एसेट में कोई दिक्कत आपने की हुई है, या तो करंट लायबिलिटी में कोई दिक्कत आपने की हुई है। क्लियर है? तो क्या 3:1 सही है? नहीं, 3:1 भी नहीं सही है। आपका बिजनेस आप सही से प्लान नहीं कर रहे हो यार, पैसा आपने बिजनेस में फंसा रखा है, निकाल करके पैसा इन्वेस्ट कर दो, कहीं रिटर्न आएगा। आ रहा है बात समझ में? ठीक है। और अगर 2:1 है तो आइडल, कोई दिक्कत नहीं, इस पे आपको क्वेश्चन नहीं आएंगे। ठीक है, ये जो हम आपका टाइम ले रहे हैं अभी, लेकिन आपकी समझ अगर अच्छी होगी तो आगे ग्रेजुएशन में आपको ये डिस्कस नहीं किया जाएगा। समझ रहे हैं? और सब ग्रेड्स में आपको अगर कमेंट करना पड़ेगा इन चीजों के ऊपर, तो आपको समझ आपकी होनी चाहिए कि भाई क्या कहता क्या है रेशियो। यहाँ तक क्लियर है? किसी को कोई ऐसा बच्चा जिसको समझ नहीं आया हो? आ रहा है समझ में? चलो मान लिया 100% नहीं 80% समझ में आ रहा है कि क्या बात हो रही है। ठीक है, चलो बोलता है इफ द करेंट रेशियो इज 2 और मोर देन 2, it means the firm is adequately liquid and shall be able to meet its current obligation, but if current ratio is less than 2, it means the firm may face difficulty in meeting its current obligation। देखो हर जगह may लिखेगा, क्योंकि at the point of payment of obligation हो सकता है आपके कंपोनेंट के कंपोजिशन में क्या हो जाए, चेंज हो जाए। ऐसा हो सकता है ना कि आज रात में हर्ष ने कैलकुलेट किया तो उसका करंट रेशियो आ रहा था 2:1, ठीक है, लेकिन उसमें ज्यादा कंपोनेंट इन्वेंट्री का था। कल सुबह होते ही उसके पास एक ग्राहक आया, ठीक है, उसने मान लो कि 40% ऑफ द इन्वेंट्री परचेज कर ली और कैश में परचेज कर ली। ठीक है, तो कल तक वो जो जिस चीज के लिए घबरा रहा था, हो सकता है एट द पॉइंट ऑफ पेमेंट वो क्या हो जाए, चेंज हो जाए, पॉसिबिलिटी है। इसीलिए हमेशा वो क्या लिखता है, मे से। एकदम स्ट्रिंजेंट नहीं बोल रहा है कि वो फेस करेगा ही करेगा। ठीक है, हो सकता है पॉइंट पे चेंज हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है? यहां तक बात समझ में आता है? तो 2:1 है तो ठीक है, कम है तो मे फेस डिफिकल्टी, ऐसा हो सकता है। हाइयर करंट रेशियो मींस बेटर लिक्विडिटी पोजीशन, लेकिन देखो आगे देखो क्या लिखता है, बट अ वेरी हाई करंट रेशियो मींस पुअर ऑपरेशनल इफिशियंसी, जिसका अभी हम लोग एग्जांपल ले रहे थे। सामान नहीं बेच पा रहे हैं, पैसा कलेक्ट नहीं कर पा रहे, ठीक है, बोलता है स्टॉक में बी इंक्रीजिंग ड्यू टू पुअर सेल्स। कनेक्ट हो रहा है? समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, लार्ज अमाउंट इज इन्वेस्टेड इन ट्रेड रिसीवेबल्स ड्यू टू पुअर कलेक्शन और एक्सटेंडेड क्रेडिट पीरियड। समझ में आ रहा है? क्योंकि करंट एसेट सिर्फ कैश ही के बढ़ने से थोड़ी बढ़ता है, डेटर भी अगर बढ़ गया तो भाई वो ऑपरेशनल इफिशियंसी आपको क्या बता रहा है, ऑपरेशनल इनएफिशिएंसी है भाई साहब, पैसा आप बाजार से कलेक्ट नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, और तीसरा खुद पढ़ के समझो। ठीक है, आपका कैश मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं है, अगर लिक्विड कैश है भी तो क्यों बिजनेस में रखा हुआ, हटाओ, इन्वेस्ट करो, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लाई करता है। आ रहा समझ में आता, कोई दिक्कत समझने में? ठीक है, क्योंकि बनाने का प्रोसीजर बहुत आसान है। ठीक है, अपने को समझना ही इस चैप्टर में है। आगे लो करंट रेशियो में बी ड्यू टू इनएडिक्वेट इन्वेस्टमेंट इन करंट एसेट्स
which may result in low liquidity and may threaten the solvency of the enterprise। मेरे हिसाब से ये बात समझ में आ गई होगी। मतलब लाइबिलिटी को पैसा पेमेंट करने चलेंगे तो भैया पेमेंट नहीं कर पाएंगे, हर कदम पर इस बात का डर है अगर करंट रेशियो क्या है, कम है। क्लियर? ऑब्जेक्टिव एंड सिग्निफिकेंस देख लो। बोलते हैं द ऑब्जेक्टिव ऑफ कैलकुलेटिंग करंट रेशियो इज टू असेस द एबिलिटी ऑफ द एंटरप्राइज टू मीट इट्स शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस। क्या इतना बात समझ में आता है? दैट इज करंट लाइबिलिटीज। क्या हम करंट लाइबिलिटी मीटअप कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, क्योंकि नाम ही बोलता है ना कौन सी सॉल्वेंसी, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी। तो शॉर्ट टर्म में आदमी सॉल्वेंट कब है? जब अपनी करंट लाइबिलिटी को क्या कर सकता है, पे ऑफ कर सकता है। आगे, इट इज द रेशियो कंप्यूटेड टू असेस शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी ऑफ द एंटरप्राइज एज ऑन डेट when the current ratio is computed। it shows the number of times current assets are over current liabilities। बस हो गया, अब इससे ज्यादा हम आपको कुछ बता नहीं रहे, अब हम लोग सीधे चल रहे हैं इलस्ट्रेशन। इट्स वेरी सिंपल, बहुत आसान है। आइए पहला इलस्ट्रेशन चेक कर लीजिए, क्या कहता है? फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंप्यूट करंट रेशियो। आपको करंट रेशियो कंप्यूट करना है, मतलब ऑल ऑफ दिस गिवन, आपको इनको दो चीजों में सेग्रीगेट कर देना, कौन से करंट एसेट है, कौन से करंट लाइबिलिटीज है। ठीक है, करंट एसेट को करंट एसेट की तरह जोड़ दीजिए, करंट लाइबिलिटी को वहां जोड़ दीजिए, दोनों को लिख दीजिए, हो गया बात कर। कोई दिक्कत इसमें तो कोई पॉइंट ऐसा जो समझ नहीं आता हो कि वो करंट एसेट में जाएगा या करंट लाइबिलिटीज में जाएगा। सब तो ठीक ही है। मशीनरी क्या लेंगे यहाँ, बस डिवेंचर लेंगे, नहीं लेंगे। क्या क्वेश्चन हम डिस्कस करें, आगे बढ़े, आगे बढ़े ना भाई, बन जाएगा ना। क्या करना है, क्या इतना लिखना पड़ेगा, इतना तमाशा नहीं भैया, कुछ नहीं करना है, मुंह पे जोड़ना, फिगर लिखना है, आंसर निकालना। हाँ, और एक बात और, ये वाला चैप्टर और सीएफएस वाला चैप्टर, दोनों चैप्टर ऑल इन वन से अभी बना लीजिएगा। मतलब ये वाला चैप्टर जैसे आप अपने मेन बुक से बनाइएगा, एट द सेम टाइम ऑल इन वन से बना लीजिएगा, सेम टाइम। ये वेट नहीं कीजिएगा कि दोबारा से जाकर रिवीजन करेंगे, इस किताब से भी बनाएंगे, उस किताब से भी बनाएंगे, खत्म करेंगे बना के। ठीक है, और सीएफएस भी, जिनका बच्चों का सीएफएस कंप्लीट हो गया बुक से, ठीक है, जो कह रहे बना लिए, ठीक है, सब लोग सीएफएस ऑल इन वन से बना लीजिएगा भाई पूरा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, जहां पे समझाने वाला होगा क्वेश्चन वहां पे हम रुकेंगे, वहां पे टाइम देंगे, जो नहीं समझाने वाला वो नॉर्मल निकलेंगे। देख लीजिए भाई, कोई दिक्कत है? देखो बाबू, इसको हम समझा दें। टोटल एसेट्स दिया है, ठीक है, नॉन करेंट लायबिलिटीज दिया है, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स दिया है, फिक्स्ड एसेट्स टेंजिबल दिया है, ठीक है। अब हमको बोलता है इन डिटेल्स से अपने को करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज चाहिए। बात समझ में आ रही? अगर आपको बैलेंस शीट के कंपोनेंट अच्छे से याद है ना, तो आपके लिए ना इन चैप्टर्स को करना बहुत आसान होता है। देखिए, बोलता है टोटल एसेट्स की फिगर दी है। टोटल एसेट्स में क्या क्या चीजें होती है? टोटल एसेट्स में होता है करंट एसेट, नॉन करंट एसेट एंड इन्वेस्टमेंट। अगर अलग से इन्वेस्टमेंट दिया है तो बोलता है अगर हमारे पास में टोटल एसेट्स की फिगर है, फिक्स्ड एसेट्स की फिगर है, नॉन करंट की फिगर है, तो बाकी जो बची हुई फिगर है वही किस चीज की होगी? करंट एसेट्स की होगी। इस तरीके से हम करंट एसेट्स निकाल लेंगे, कोई दिक्कत। अब आता है करंट एसेट्स तो निकल गया, अब क्या चाहिए? अगली फिगर क्या चाहिए? करंट लायबिलिटी की चाहिए। अब चेक करते हैं करंट लायबिलिटीज में हमारे पास क्या दिया है। हमारे पास दिया है नॉन करंट लायबिलिटीज, एक फिगर दिया है, और दूसरा फिगर हमारे पास दिया है शेयर होल्डर्स फंड। अब देखिए, मेरा जो टोटल एसेट्स होगा, बैलेंस शीट को ध्यान से देखिए, बैलेंस शीट को ध्यान से देखिए कि जो टोटल एसेट की फिगर होगी वही यहां पे भी फिगर होगी, तभी तो बैलेंस शीट मैच करेगी ना, ठीक है। तो और ये जो मेरा लायबिलिटी साइड है, इसके क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं? पहला कंपोनेंट एसएचएफ, शेयर होल्डर्स फंड प्लस एनसीएल। आपको अगर बैलेंस शीट का फॉर्मेट याद है, आपको कोई क्वेश्चन नहीं तंग कर सकता भाई। अब जो टोटल एसेट की फिगर है वही तो टोटल लायबिलिटी की फिगर होगी, और अगर आपको एसएचएफ और एनसीएल दिया है तो क्या आप सीएल नहीं निकाल सकते? कोई दिक्कत? ये किया हुआ, चेक कर लीजिए। आप हम 2-2 मिनट टाइम देते जा रहे हैं, आप चेक करते जाइए। अब बताइए कि ऐसे क्वेश्चंस बनाने में आपको कितना मिनट लग जाएगा? हार्डली एक क्वेश्चन पे सोच विचार के लिए बनाइएगा तो 5 मिनट। क्लियर है? समझ रहे हैं? और इवन
अगर मेरे हिसाब से चलिएगा, मेरे स्टूडेंट हैं आप लोग, मेरे हिसाब से चलिएगा, पेंसिल उठाइए, किताब उठाइए, किताब में बना दीजिए। इसके लिए कॉपी का तो जरूरत भी नहीं है चैप्टर के लिए। तो हाथ से हाथ रफ कॉपी रख लीजिए, एक रफ पेज रख लीजिए भाई साहब, पूरा चैप्टर कैलकुलेट करके बैठ जाइए। 128 इलस्ट्रेशन कहने का है भाई साहब इसमें, बस ज्यादा कुछ टेंशन नहीं है। ये समझ आया नहीं समझ आया? कोई दिक्कत समझने में इस कैलकुलेशन को? आपको सिर्फ फोकस में क्या रखना है, फोकस में अपने को बैलेंस शीट का स्ट्रक्चर याद होना चाहिए कि भाई इधर क्या क्या चीजें होती हैं, इधर क्या क्या चीजें होती हैं, कंफर्टेबल है नहीं कंफर्टेबल है। यहां तक कंफर्टेबल है? 2 क्वेश्चन समझ में आया है सबको? वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला आता है सबको ना? वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू CA माइनस CF। इसको घुमा सकते हैं ना, इतना तो मैथ पढ़े हुए हैं, ठीक है, कि वर्किंग कैपिटल और करंट एसेट दिया है तो करंट लायबिलिटी निकाल लें, करंट लायबिलिटी और वर्किंग कैपिटल दिया है तो करंट एसेट निकाल लें। इतना घुमाने तो आता है, कोई दिक्कत? क्योंकि आगे सारा क्वेश्चन इसी के बेसिस पे, ठीक है ना, इसमें तो किसी को प्रॉब्लम नहीं है ना। चल आगे बढ़, अब आ जाओ, बड़े ध्यान से देखो, क्वेश्चन बहुत आसान है। करंट एसेट 4 लाख है, इन्वेंट्रीज 2 लाख है, वर्किंग कैपिटल कितना है? 2,40,000। अपने को इन्वेंट्री से कोई मतलब ही नहीं, छुपा दो इन्वेंट्री को। करंट रेशियो निकालने के लिए क्या क्या चाहिए? करंट एसेट चाहिए, करंट लायबिलिटी चाहिए। करंट लायबिलिटी नहीं है अपने पास में, एसेट है, और साथ में एक और कंपोनेंट है वर्किंग कैपिटल। क्या फॉर्मूला होता है? WC इज इक्वल टू CA माइनस CL। यहां फिगर डालेंगे, यहां फिगर डालेंगे, क्या CL नहीं निकल जाएगा? जैसे ही CL निकला, CA अपॉन CL बनेगा। कोई दिक्कत है क्या इस क्वेश्चन में? है ना, ठीक है ना। चले आगे, अगला इलस्ट्रेशन देखिए। ऐसे ऐसे करके कब आप 30 पे पहुंच जाएगा पता ही नहीं चलेगा। करंट एसेट दिया, वर्किंग कैपिटल दिया, बाहर में जाए इन्वेंट्री, करंट रेशियो निकालना है। इन दोनों को यूज करेंगे, करंट लायबिलिटी निकालेंगे, CA अपॉन CL। अच्छा ठीक है भाई, वो देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लूज का देख लेंगे अपना हम लोग। तो यहाँ ठीक है, कोई बात नहीं है। करंट एसेट में क्योंकि इन्वेंट्री की फिगर एडेड है और इन्वेंट्री में लूज टूल्स एडेड है, तो करंट एसेट की फिगर निकालने के लिए हम लोग लूज टूल्स को माइनस कर देंगे, ठीक है। हम आपको वर्किंग रिदम समझा रहे हैं, वर्किंग रिदम अगर आपको समझ में आ गया तो चैप्टर 2 मिनट का खेल है। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में? किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं? अगला इलस्ट्रेशन देखिए। अब इसी में थोड़ा थोड़ा प्लस माइनस होता चला जाएगा। देखिए क्या कहता है अगला इलस्ट्रेशन। बोलता है ट्रेड पेबल्स आपके पास 50,000 के हैं, वर्किंग कैपिटल 18 लाख रुपए का है, करंट लायबिलिटीज आर 6 लाख। यूज दिस करंट लायबिलिटी, यूज दिस वर्किंग कैपिटल, वी विल बी एबल टू कैलकुलेट द करंट एसेट। कर ले रहे हैं हम लोग यूज, वर्किंग कैपिटल को यूज किया, करंट लायबिलिटी हमारे पास में थी, करंट एसेट का फिगर निकाला, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। कोई दिक्कत? क्या बोल रहे हैं बाबू, हमसे पूछो ना। बुक तेरा है, ठीक है, क्या करोगे तुम? पहले वर्किंग करो फिर कैलकुलेशन करो। बुक तो हमेशा वही कर रहा है ना, ठीक है। सारे चैप्टर्स में बुक ने वर्किंग कहाँ बनाई है? पीछे। आप हर चैप्टर में वर्किंग कहाँ बनाते हैं? आगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन क्या बोलता है? बोलता है वर्किंग कैपिटल 9 लाख रुपए है, टोटल एसेट 45 लाख रुपए का है और नॉन करेंट एसेट 33 लाख रुपए का है। अब देखिए, टोटल एसेट इज इक्वल टू NCA प्लस CA, मतलब नॉन करेंट एसेट प्लस करेंट एसेट, ठीक है। यू हैव द फिगर ऑफ टोटल एसेट, यू हैव द फिगर ऑफ नॉन करेंट एसेट। क्या आपको करंट एसेट का फिगर नहीं मिल जाएगा? मिल गया। करंट एसेट का फिगर मिल गया, उसका पड़ोसी खड़ा है वर्किंग कैपिटल। क्या आप करंट लायबिलिटी निकाल पाएंगे? करंट एसेट मिल गया, करंट लायबिलिटी मिल गया। चलिए, कोई दिक्कत? ये सब बच्चा वाला खेल है भाई। आगे आइए। वर्किंग कैपिटल डेट कितना है आपका? 10 लाख है। टोटल डेट 45 लाख, नॉन करेंट लायबिलिटीज आर 40 लाख। कैलकुलेट करंट रेशियो। अभी यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। टोटल डेट कितना बोलता है? बोलता है 45 लाख, ठीक है।
जिसमें से नॉन करेंट लाइबिलिटी कितने की है 40, तो टोटल लाइबिलिटी 45 है। देखिएगा टोटल लाइबिलिटी इज इक्वल टू नॉन करेंट लाइबिलिटी प्लस करेंट लाइबिलिटी, ठीक है। टोटल लाइबिलिटी का फिगर दिया है, नॉन करेंट लाइबिलिटी का फिगर दिया है, करंट निकाल लेंगे, करंट निकाल देंगे, पड़ोसी खड़ा हुआ है, समझ में आ रहा है। करंट लाइबिलिटी और वर्किंग कैपिटल को यूज करेंगे, भाई आ जाएगा, भाई आ जाएगा, दोनों भाई को डिवाइड कर देंगे, ठीक। अगला क्वेश्चन, अब रेशियो दिया हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो थोड़ा सा कहा यहाँ पे काम बढ़ेगा, ठीक है। करने वाला एक्स वाई से करेगा, जो घबराता है वो एक्स वाई से करने का कोई जरूरत ही नहीं। अब क्वेश्चन को समझिए, करंट रेशियो कितना है 2.5, मतलब 2.5 इज इक्वल टू सी ए बाई सी एल और 2.5 सी एल इज इक्वल टू सी ए, इक्वेशन 1। हम काहे एक्स यूज करें, हमको मैथ से घबराहट, हम मैथ में जाएंगे ही नहीं, ठीक है, हम सीधे इक्वेशन डाल देंगे। अब आइए क्या बोलते हैं, करंट एसेट और करंट लायबिलिटी का इक्वेशन हमने फॉर्म कर लिया। आगे बोलता है वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू रुपीज हाउ मच 60,000। अब देखिए WC इज इक्वल टू CA माइनस CL, 60,000 इज इक्वल टू CA की जगह क्या लिख देंगे, बाकी आप बुद्धिमान है, निकल गया CL निकल गया, पड़ोसी खड़ा हुआ है, पड़ोसी खड़ा हुआ तो भाई निकल जाएगा, भाई को डिवाइड कर दीजिए, जितना भी है। कंफर्टेबल है कि नहीं कंफर्टेबल है, बस हमको कंफर्टेबिलिटी से मतलब है, ठीक है। फिगर तो आप कैलकुलेट करेंगे ही करेंगे, क्या विशेष, कोई दिक्कत आ रहा है, समझ आ रहा है सबको, ठीक है। तो धीरे धीरे आप क्या देख रहे हैं कि पोजीशनिंग इसका क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, ठीक। पहले एक रिलेशन था, फिर 2 रिलेशन था, फिर अब 3 रिलेशन है, ठीक है। अब चौथा हो सकता है क्या रिलेशन, चौथा भी हो सकता है, ठीक। देखते हैं हो सकता है कि नहीं हो सकता, आप खुद पढ़ के खुद चेक कर लीजिए। और क्या आपको लगता है कि इसको बनाने के लिए हम आपको फिर 2 दिन टाइम देंगे और तब फिर दूसरा रेशियो स्टार्ट करेंगे? आप आज जाएंगे बनाएंगे, कल शाम में फिर अगला रेशियो स्टार्ट करें। बन गया, एक्सप्लेन करें क्या कि बन जाएगा, बन जाएगा सबसे अगला देखिए, बन जाएगा। आइए नेक्स्ट देख लीजिए, बोलता है करंट रेशियो कैलकुलेट करना है, वर्किंग कैपिटल दिया है, टोटल लायबिलिटी दिया है और लॉन्ग टर्म डेट्स दिया है। तो ठीक है, टोटल लायबिलिटी में से लॉन्ग टर्म डेट्स माइनस करेंगे तो करंट लायबिलिटी, यही किया होगा, ठीक है। करंट लायबिलिटी निकालने के लिए टोटल लायबिलिटी में से इसने लॉन्ग टर्म लायबिलिटी को क्या किया, लॉन्ग टर्म डेट्स को माइनस किया, तो इसके पास करंट लायबिलिटी आ गई, पड़ोसी खड़ा हुआ है CA निकलेगा, हो जाएगा, है ना। करंट लायबिलिटी निकलेगा, वर्किंग कैपिटल के रिलेशन से करंट एसेट निकलेगा, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। ये रेशियो का सबसे आसान रेशियो है बेटा, ये रेशियो चैप्टर का सबसे इजी रेशियो है। नेक्स्ट आ जाइए, क्या कह रहे हैं, अ कंपनी हैड करंट एसेट ऑफ 3 लाख एंड करंट लायबिलिटी ऑफ 1,40,000 आफ्टर व्हाट इट परचेज गुड्स फॉर 20,000। हाँ ठीक है, इसमें एक नया एडजस्टमेंट फिगर आया, तो चलिए देख लेते हैं। बोलता है एक कंपनी के पास में 3 लाख का करंट एसेट था और 1,40,000 रुपए का करंट लायबिलिटी था, लिख लीजिए 3 लाख अपॉन 1,40,000। अब जो चेंज करने के लिए कहता है इसी में चेंज कर देंगे। क्या कहता है, बोलता है आफ्टर व्हाट, उसके बाद इट परचेज गुड्स फॉर 20,000 ऑन क्रेडिट। क्या यहाँ ऊपर 20,000 ऐड करेंगे, क्यों ऐड करेंगे, इन्वेंट्री बढ़ा। क्या नीचे ऐड करेंगे, कितना, क्यों, क्रेडिटर बढ़ा। अब हम आपको इसमें क्या ही बताएंगे। अब क्या हो गया रेशियो, 3,20,000 डिवाइडेड बाई 1,00,000, 16 दुनाई 32। कोई दिक्कत भाई, चलिए आगे बढ़िए। ये वाला देखिए मत, इलस्ट्रेशन नंबर 13 देखिए, 12 देखने की जरूरत ही नहीं। वही
चीज है ना कि करंट लायबिलिटी ऑफ अ कंपनी 1 लाख रुपए थी और करंट रेशियो 2.5:1 था। इट पेड 25,000 टू अ क्रेडिटर, कैलकुलेट करंट रेशियो। देखो क्या बोलता है, हमारे पास में करंट लायबिलिटी एक कंपनी की 1 लाख रुपए थी, चलो भाई 1 लाख रुपए थी, और बोलता है करंट रेशियो 2.5:1 था। 2.5:1 बनाने के लिए ऊपर क्या लिख दें? हाँ कितना लिख दें? 2,50,000, 2.5 लाख लिख देंगे तो ये पुराना रेशियो बन गया। क्या ये 2.5:1 है ना? ठीक। बोलता है इट पेड 25,000 टू अ क्रेडिटर, कर दो एडजस्ट। अगर क्रेडिटर को 25,000 पे करेगा तो क्या करना पड़ेगा? कहां से माइनस होगा? यहां माइनस होगा 25,000, यहां माइनस होगा 25,000। चेक कर लो, 2,25 आ गया समझ में? आगे चलो अगला देखो, नेक्स्ट रेशियो। क्या हुआ चिराग? नेक्स्ट देखो, करंट रेशियो, करंट एसेट्स टू करंट लायबिलिटीज 6:4 है, दैट इज 1.5:1। ठीक है, ये पहले का सिनेरियो है। उसके बाद बोलता है द अकाउंटेंट ऑफ द फर्म इज इंटरेस्टेड in maintaining a current ratio of 2:1 by paying a part of the current liabilities. Compute amount of current liabilities that should be paid in order to maintain the ratio 2:1. क्या कह रहा है? बोलता भैया एक कंपनी का पहले से करंट रेशियो कितना है? 2.5:1 है, मतलब 6 लाख और 4 लाख है। बोलता है अकाउंटेंट को एक ऐसा फिगर चाहिए जो कि किस चीज क्या करे अकाउंटेंट उसका, एक ऐसे करंट लायबिलिटी की फिगर वो खोज रहा है जिसको पे कर देने से क्या हो जाए। ठीक है, ये रेशियो 2.5:1 से चेंज होके क्या हो जाए? 2:1 हो जाए। लेट दैट अमाउंट बी एक्स। ठीक है, लेट दैट अमाउंट बी एक्स। जब उस क्रेडिटर को पेमेंट करेंगे तो मेरा कैश भी घटेगा और नीचे मेरा क्या घटेगा? लायबिलिटी भी घटेगा। सॉल्व फॉर इट। आ गया समझ में? कोई दिक्कत समझने में? देखो क्या किया इसने, इसने बोला कि पहले आपका रेशियो था 6 लाख अपॉन 4 लाख। ठीक है, अब इसमें से अगर एक्स अमाउंट का क्रेडिटर हम माइनस कर दें तो डिजायर्ड रेशियो अपने को क्या चाहिए? सॉल्व फॉर एक्स। निकल जाएगा। कोई दिक्कत है भाई इसको करने में? तो बच्चा वाला खेल तो क्या, अभी रुक जाइए, अभी और कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो डिस्कशन खोज रहे हैं। ठीक है, अभी आपको लास्ट सीरीज ऑफ क्वेश्चन, अभी तो करंट के बाद में लिक्विड रेशियो भी देखना है, इसके बाद ब्रेक देंगे फिर लिक्विड रेशियो देंगे, घबराएंगे। ठीक, 9:30 तो हो ही गया है, अब क्या ही ब्रेक देंगे, खींच ही देते हैं 10 बजे तक। ठीक, तो लिक्विड रेशियो में करना ही क्या है? ठीक है, डाउट होगा तो सुनो तो सही, खत्म तो करना तुम लोग। बस मेरे को जो डिस्कस करना है, 1-2 रेशियो डिस्कस कर लेते हैं, ये 15 नंबर देख लेते हैं। ठीक है, बोलता है करंट रेशियो ऑफ अ कंपनी इज 2:1। ये क्वेश्चन एक्चुअली आपको आएगा। ठीक है, उससे पहले तो हम लोग ऐसे ही तमाशा कर रहे हैं। ठीक, तो इसको ध्यान से देखो। ठीक, यही बोर्ड में पूछा जाएगा, यही छपा रहेगा बोर्ड में। हाँ ठीक, चिराग जी देखिए सही क्या कह रहा है क्वेश्चन, पढ़ के खुद समझिए। बोलता है एक कंपनी का डिजायर्ड रेशियो 2:1 चल रहा है। बोलता है इन सब वजहों पे आपको डिस्कशन करना है और बताना है कि अगर ये चीजें होती हैं तो करंट रेशियो में क्या फर्क पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है? मतलब आपको बताना है कि करंट रेशियो बढ़ेगा, घटेगा या कांस्टेंट रहेगा। क्लियर है? देखिए, रिपेमेंट ऑफ अ करंट लायबिलिटी। अब इस क्वेश्चन में बताने का तरीका क्या है? तो पहले क्या कर लीजिए, 2 लाख और 1 लाख 2:1 का कोई एक रेशियो ले लीजिए, उठा लीजिए हाथ में, ठीक है, और कोई एक फिगर अज्यूम करके उसमें से माइनस प्लस करते चलिए और देखते चलिए कि रेशियो पे क्या फर्क पड़ता है। समझ रहे? जैसे 2 लाख बाई 1 लाख 2:1 हो गया।
अब चेंज कीजिए, रीपेमेंट ऑफ करेंट लायबिलिटी लेट अस अज्यूम 10,000 रुपया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ 10,000 रुपया माइनस होगा, यहाँ भी क्या हो जाएगा 10,000 माइनस हो जाएगा, 1,90,000 अपॉन 90,000। चेक कर लीजिए कि ये फिगर बढ़ रही है कि घट रही है, रेशियो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक। तो रीपेमेंट ऑफ करेंट लायबिलिटी विल इंप्रूव द रेशियो। बात समझ में आया, तरीका क्या हो रहा है, समझ में आ रहा है कैसे बन रहा है क्वेश्चन। अगला, परचेज ऑफ गुड फॉर कैश, 10,000 रुपया यहाँ प्लस होगा और 10,000 रुपया यही माइनस हो जाएगा, कोई फर्क पड़ेगा क्या, नो चेंज। समझ में आया कैसे, आप अगर कैश में सामान खरीद रहे हैं, एक एसेट बढ़ा एक एसेट घटा, एसेट पे कोई फर्क नहीं पड़ा, लायबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ा, तो क्या हो जाएगा, नो चेंज। समझे तरीका, कोई दिक्कत समझने में। आइए, सेल ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट फॉर 4,000, बुक वैल्यू 5,000। ऑफिस इक्विपमेंट आप सेल कर रहे हैं, बोलिए क्या होगा, करेंट एसेट पे कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, करेगा बेटा, बेटा तो कैश तो मिलेगा, एग्जिस्ट करेगा नहीं, हाँ। सेल ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट करेंगे, कैश 5,000 रुपए 4,000 रुपए से बढ़ेगा, बस, और तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं फर्क पड़ेगा, तो ऑब्वियसली बात है रेशियो इंप्रूव होगी। अगर न्यूमरेटर में 4,000 ऐड हो जाएगा, डिनोमिनेटर वहीं का वहीं है, तो रेशियो क्या होगा, बना लेंगे अब ऐसा क्वेश्चन। और जो पॉइंट नहीं बनेगा वो पॉइंट हम लोग क्लास में डिस्कस कर लेंगे कि सर ये वाले का क्या इफेक्ट हुआ, नहीं समझ में आ रहा, आप डिस्कस करके बता दीजिए, ठीक। नहीं रुको तो सही, उसको कहीं जाना है, समझो तुम बात को, ठीक है। 16 नंबर इलस्ट्रेशन भी यही है, 17 नंबर इलस्ट्रेशन भी यही है, ठीक है। और 17 में तो इवन रीजंस भी आपको साथ में दिया हुआ है। 18 नंबर इलस्ट्रेशन भी यही है, 19 नंबर इलस्ट्रेशन भी यही है, मतलब यही क्वेश्चन आता है भाई, ठीक है। सीधा क्वेश्चन नहीं आता है आपको कि निकाल दीजिए, ठीक है, आपसे यही पूछता है कि भैया बताइए इंप्रूव होगा, ठीक है, या फिर कमेगा या नो चेंज होगा, ठीक है, हर चैप्टर इस पूरे यूनिट के क्वेश्चंस में। इसीलिए देखिए इतना प्रैक्टिस में क्वेश्चंस दिया हुआ है, ठीक है। और सेकंड है लिक्विड रेशियो। लिक्विड रेशियो समझ लीजिए, इसमें कोई अदर ट्रीटमेंट नहीं करना है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि करंट एसेट से लिक्विड एसेट कन्वर्ट होने में कौन सी फिगर माइनस होती है। दो फिगर माइनस होती है, पहली इन्वेंट्री, दूसरा प्रीपेड एक्सपेंसेस, ठीक है, बिकॉज दोनों सबसे लेट कैश में क्या होता है, कन्वर्ट होता है। इन्वेंट्री ऑन द ऑप्शन ऑफ कस्टमर एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस तो कैश में कन्वर्ट होता ही नहीं है। बात समझ में आ रहा है, प्रीपेड एक्सपेंसेस में तो आप बेनिफिट डिराइव करते हैं ना, कैश में कन्वर्जन तो होता नहीं है। तो अगर प्रीपेड एक्सपेंसेस करके रखा हुआ है तो क्या उससे पैसा मिलेगा जो हम क्रेडिटर को पेमेंट करेंगे, नहीं। इसीलिए ये दोनों चीजें क्या कर दी जाती हैं, माइनस कर दी जाती है, ठीक है। अब आइए जरा एक दो एग्जांपल आपको दिखा देते हैं, एक मिनट बेटा हल्ला नहीं कीजिए, ठीक है। ऐसा रखिए, प्रीपेड क्विक रेशियो का आइडल रेशियो पूछ देता है आपको कभी कभी एग्जाम में, तो क्विक रेशियो का आइडल रेशियो क्या होता है, 1:1। ऑब्जेक्टिव सेम ऑब्जेक्टिव है जो करंट रेशियो का है, सिर्फ यहाँ पे आपको कंसाइज लिक्विडिटी पता चलती है, एकदम एग्जैक्ट लिक्विडिटी पता चलती है कि कितना कैश मेरे पास में अवेलेबल है। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में, भाई नाम है, ठीक है। एसिड टेस्ट मतलब आप ये टेस्ट कर रहे हैं कि एकदम एग्जैक्ट कितना पैसा मेरे पास में है। एसिड का मतलब क्या हो गया, वोलेटिलिटी टेस्ट करें, एक मिनट रुक जाओ, वोलेटिलिटी आप कितने वोलेटाइल हैं ये सिर्फ आपको तब पता चलता है जब आपके हाथ में क्या है, कैश। दैट्स वाई कि एग्जैक्ट कितना कैश मेरे पास अवेलेबल है, किनके लिए, करंट लायबिलिटीज के लिए। दैट्स वाई इट इज कंसीडर्ड एज एसिड टेस्ट, मतलब एकदम परफेक्ट टेस्ट आप कर रहे हैं अपने किस चीज का, सॉल्वेंसी का। समझ में क्या बोल रहे बाबू, ठीक है। यहाँ पे आपको जैसे कुछ क्वेश्चन है, इसमें आपको करंट एसेट मतलब कि करंट रेशियो भी निकालना है, लिक्विड रेशियो भी निकालना है। तो आपको लिक्विड रेशियो में बस क्या याद रखना है कि अगर करंट एसेट आपने निकाल लिया, उसमें से आपको क्या माइनस कर देना है, इन्वेंट्री माइनस कर देना, आपके पास क्या आ जाएगा, लिक्विड रेशियो आ जाएगा। तो ये तो हुआ सिंपल वाले क्वेश्चन। इसमें थोड़ा सा और हम लोग एक्सटेंडेड वर्जन में अगर देखें, आइए यहां देखिए, जैसे
ये क्वेश्चन बोलता है हमारे पास में इन्वेंट्री 80,000 रुपए का है, वर्किंग कैपिटल दिया, करंट एसेट्स दिया, कैलकुलेट लिक्विड रेशियो या क्विक रेशियो। अब देखो बाबू इस क्वेश्चन में करंट एसेट है, अपने को करंट एसेट तो नहीं चाहिए, लेकिन कौन सा एसेट चाहिए, लिक्विड एसेट चाहिए। तो क्या करंट को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए कंपोनेंट दिया है, क्या दिया है, इन्वेंट्री, हम माइनस करेंगे, लेकिन डिनोमिनेटर का कंपोनेंट नहीं है, मतलब करंट लायबिलिटी नहीं है। करंट लायबिलिटी निकालने के लिए कुछ चक्कर चलाने के लिए कुछ दिया है क्या, वर्किंग कैपिटल दिया है, करंट एसेट पर वर्किंग कैपिटल के रिलेशन से करंट लायबिलिटी निकालिए, लिक्विड एसेट निकालिए, आंसर निकालिए। ठीक है, आइए हाँ ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देखना। अब यहाँ पे आपको डुअल लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा, दो लीनियर इक्वेशन आपका कनेक्शन बैठाइएगा, आंसर यहाँ निकलेगा। क्वेश्चन क्या कहता है, बोलता है इफ करंट रेशियो इज 3 एंड लिक्विड रेशियो इज 1 गिवन दैट द करंट लायबिलिटी ऑफ अ कंपनी इज हाउ मच, 3 लाख। बोलता है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री, आपको इन्वेंट्री कैलकुलेट करना है। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे बनाया जाएगा। बोलता है करंट रेशियो 3 है, CR इज इक्वल टू CA अपॉन CL। ठीक है, बन जाएगा, आराम से बनेगा। आपने एक कंपोनेंट पहले उठा लिया, ठीक है, एक चीज को दूसरी चीज के अंदर क्या कर दिया, बना लिया। अब आपके पास बोलता है करंट लायबिलिटी ऑफ अ कंपनी 3 लाख, करंट लायबिलिटी कितना है कंपनी का, 3 लाख है, तो करंट एसेट नहीं निकल जाएगा, कितना है, निकल जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा करंट लायबिलिटी, यहाँ पे 3 इंटू 3 लाख करेंगे तो करंट एसेट हाउ मच, 9 लाख हो गया। और आपको बोलता है वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री निकालने के लिए, ठीक है, तो वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री कैसे निकलेगा बताइए। पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, लिक्विड रेशियो। तो देखिए LR इज इक्वल टू LA बाई CL, LR की वैल्यू क्या दी हुई है 1, तो आपका CL इज इक्वल टू CL, यहां से निकल गया। ठीक, बात समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से आप दो रेशियो को मेंटेन करेंगे, आपका तीसरा आंसर क्या हो जाएगा, आ जाएगा। कोई दिक्कत समझने में इस क्वेश्चन, हाँ जी, ये क्वेश्चन सेम रिपीटेशन है पीछे वाले क्वेश्चन का। बोलता है करंट रेशियो दिया हुआ है 4.5:1, लिक्विड रेशियो दिया हुआ है 3:1। इफ इट्स इन्वेंट्रीज आर 3 लाख, फाइंड आउट करंट लायबिलिटी, करंट एसेट एंड क्विक एसेट। फिर किस चीज का रिलेशन आपको एस्टेब्लिश करना पड़ेगा, दो अलग अलग रिलेशन एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। कहां कहां, एक करंट रेशियो का करना पड़ेगा, दूसरा लिक्विड रेशियो का करना पड़ेगा। चेक कीजिए, बोलता है करंट लायबिलिटी फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले इसने करंट लायबिलिटी को x माना, फिर इसने बोला कि भाई लिक्विड रेशियो मेरा कितना है 4.5:1, तो करंट एसेट की फिगर आ गई 4.5x। कैसे आ गया, करंट रेशियो अगर मेरा 4.5 है तो 4.5 इज इक्वल टू CA बाई CL और CA इज इक्वल टू 4.5 CL। आप चाहे तो ऐसे भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत तो नहीं इसको समझने में। आइए फिर लिक्विड रेशियो मेरा कितना है बेटा, लिक्विड रेशियो 3 है, तो मेरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, LR इज इक्वल टू लिक्विड एसेट बाई करंट लायबिलिटी और 3CL इज इक्वल टू LA। ठीक है, को भी मैंने करंट लायबिलिटीज की फॉर्म में कर दिया, LA को भी मैंने हाँ ऑन कर लो। अभी तो बीच में एक बार एंड नहीं हुआ था, हुआ था 40 मिनट की क्लास तो नहीं हुई, कर दो, हो गया। चल अब देखिए दोनों ही कंपोनेंट आपका, ये इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों ही कंपोनेंट CL के फॉर्म में आ गया। अब आप CL का वैल्यू निकालिए, पुट कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, मेरे हिसाब से आप ये क्वेश्चंस बनाने में कंफर्टेबल होंगे। अगर बाय द वे आपसे नहीं बनेगा, ठीक है, तो फिर हम लोग इस क्वेश्चंस पे चर्चा करेंगे। अभी फिलहाल आप इन क्वेश्चंस को बना सकते हैं। आइए 1 मिनट रुक जाइए बेटा, 1 मिनट रुक जाइए। सेम एज जैसा आपका करंट रेशियो में फिगर आती थी, ठीक है,
जैसा आपके करंट रेशियो में फिगर आती थी कि क्या चेंज होगा नहीं चेंज होगा, उसी तरीके से लिक्विड रेशियो में भी आ रही है चीजें, ठीक है। कि क्या इसका इम्पैक्ट क्या होगा, इन सारी चीजों का क्या इम्पैक्ट होगा आपके बिजनेस मतलब कि रेशियोज के ऊपर, ये आपको कैलकुलेट करना है। क्लियर है? अब ये आपका होमवर्क है, आपको पहला सेगमेंट कंप्लीट करना है। पहला सेगमेंट मतलब शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी के अंदर करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो का सेगमेंट आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। ये आपका होमवर्क है। क्लियर है? अब आप ये बताइए कि कल मैं इससे आगे आपको पढ़ाऊं या कल मैं आपको इंडियन इकोनॉमिक्स पढ़ाऊं? ठीक है, क्या जल्दी बोलिए। ठीक है, तो बस एक दिन का हम टाइम देंगे कल का, फिर नेक्स्ट डे क्लास आपकी इसी चीज की चलेगी, ठीक है। फिर उसके बाद एक दिन मतलब एक एक दिन बीच गैप करके 4 लेक्चर्स में या 5 लेक्चर्स में ये चैप्टर आपका क्या हो जाना चाहिए, ओवर हो जाना चाहिए। 5 हार्डली 6 लेक्चर में, बात समझ में आ रहा है? हार्डली 6 लेक्चर। कुछ रेशियोज ऐसे हैं जिनमें मुझे 2 दिन का टाइम लगेगा, ठीक है। ये तो छोटे रेशियोज से इसलिए कम टाइम लग रहा है। हाँ, इनमें भी अगर आपको कहीं कंफ्यूजन आ रहा है, भाई कोई क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है बाय द वे, ठीक है, आप पूछ जरूर लेंगे। मैंने 1 to 1 सारे क्वेश्चंस नहीं डिस्कस किए हैं बिकॉज बेफालतू का टाइम बर्बाद करना है 1 to 1 डिस्कस करके, ठीक है, क्योंकि सबका टाइप और सिनेरियो क्या है, एक तरह का। क्लियर है? चलिए, तो आप इसको कंप्लीट कीजिए। मेरे तरफ से आपको एक चैप्टर का सॉल्वेंसी का होमवर्क हो गया है, बाकी आगे हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। थैंक यू।